आवाज आ रही है? थैंक यू सो मच। कहाँ कहाँ पे एसी चलाना है बताइए। चल रही है फैन। चलिए फैन भी चला दीजिए। बैठ सही। थैंक यू। चलिए तो हम लोग एक नए नए जोन में एक प्रवेश करेंगे। थोड़ा सा मौजूद बैठिए। एक तो लॉ बंद करा ना। अभी करवा दो। इधर की एसी थोड़ी बंद कर। तो कानून एवं व्यवस्था और इससे संबंधित संघराज के विवाद हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और अभी हम लोगों को देखना है कि मल्टीलेवल प्लानिंग हमने अपनाई और उससे कुछ झगड़े होते हैं, इंस्टीट्यूशनल झगड़े, संस्थागत झगड़े, वो कैसे हैं और उस पर किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। यही दो ऑब्जेक्टिव है। एक चैप्टर लिख लीजिए, बहुल स्तरीय नियोजन। बहुल स्तरीय नियोजन और संघात्मक विवाद, ठीक है। देखिए पहले तो समझना है कि प्लानिंग हम लोगों ने क्यों अपनाया है। प्लानिंग की जरूरत किसको पड़ती है? जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, है ना। मतलब थोड़ा बेबाकी से बोले, गरीब आदमी को प्लान करना पड़ता है, गरीब देश को प्लान करना पड़ता है। तो हम लोग जैसे कहते हैं अपने आपको विकासशील, कल्याणशील, विकासशील, ये सब तो इसलिए कि बुरा ना लगे। जिस देश में इंफ्रा इतना कमजोर हो, सभी जिले में एम्स जैसा हॉस्पिटल ना हो, सभी के पास घर ना हो, और कैपिटल व्हीकल ऑनरशिप ना हो, सभी के पास वाहन ना हो, तो वो इसी में आता है। ये सब हम कहें विकास की प्रक्रिया में, तो हमने इस स्ट्रैटेजी को अपनाया। बट देयर इज नो वर्ड फॉर प्लानिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में राष्ट्रपति के पास अगर प्लानिंग शब्द बोलोगे ना, उसी को फायर कर देगा। अमेरिका का राष्ट्रपति 4-5 लोगों से घिरा रहता है। एक तो आप पढ़ चुके हैं, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी आता है, वहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं होते हैं, चीफ ऑफ स्टाफ। तो वो सबसे बड़ा आदमी है सिविल सर्विस, पेट्रोल सर्विस का होता है। कोई भी मनपसंद कर हो सकता है। स्पॉइल सिस्टम में 10% के आसपास अभी भर्तियाँ हुआ है। 4-5 आदमी से अमेरिका का राष्ट्रपति घिरा होता है, उसमें से एक व्यक्ति चीफ ऑफ स्टाफ होगा। दूसरा जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता है। तीसरा होता है प्रेस सेक्रेटरी। ऐसे 3-4 लोग। और जो ओवल ऑफिस है व्हाइट हाउस में, तो ऐसा नहीं कि कोई बड़ा सा महान टेबल लगा होगा और उस पर कोई ऊंचा सा कुर्सी रखा होगा एकदम, और नीचे छोटे छोटे कुर्सी रखे होंगे आम आदमी के लिए। ऐसा कुछ कोई कुर्सी टेबल कुछ, राष्ट्रपति पैदल चलता रहता। तब करी थी, ठीक है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, तो सिक्योरिटी की इशू हुई तो सिक्योरिटी वॉर रूम में चलेगा। 3-4 लोग घेरे करते हैं, क्या करना चाहिए क्या। छोटा सा ऐसा टेबल है ओवल ऑफिस में, एक चेयर यहाँ लगा होगा, राष्ट्रपति ऐसे बैठा होगा, उधर से जो मिलने आएगा उसको उधर से लगा, ऐसे बैठ के बात, ऐसे आगे पीछे ऐसा बात नहीं होगा। डेलीकेसी, रूस के राष्ट्रपति होंगे तो कैसे बात होगा, मतलब ये तो छोटा लग रहा है, इससे भी बड़ा कोई हॉल टाइप का होगा, यहाँ से वहाँ तक का टेबल। एक इधर बैठा, बाकी जो आएंगे बात करने वो वहाँ बैठे। टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड तो माइक होगी, तब सुनाई दे देगा, ट्रांसलेशन भी हो जाएगा, वो सब फैसिलिटी होगी। लेकिन बैठोगे वहाँ, वो एक जमींदारी माइंडसेट जो दिखाता है। तो यूएस में ना प्लानिंग शब्द नहीं है, स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि भाई हमें अपनी जनता के लिए बेहतर से बेहतर क्या है, रणनीति बना। एक शब्द है प्लानिंग, नियोजन, और एक शब्द है स्ट्रैटेजी, रणनीति। हम लोग भी हम धीरे धीरे यहाँ से इधर बढ़ गए। देयर इज नथिंग कॉल्ड प्लानिंग इन इंडिया नाउअडेज। हम लोगों ने भी प्लानिंग कमीशन से मूव ऑन करके नीति आयोग हमने बनाया है, और अब हम भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जैसे हमने स्ट्रैटेजी 75 बनाई, 75 में 7 साल की स्ट्रैटेजी बनाई। 2015 से 1 जनवरी 2015 को हमने संस्था बनाई और 7 साल के लिए हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई। हम उसी पर चलते। ये सब क्यों किया है ना, क्योंकि प्लानिंग जब करोगे ना, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, आपको बड़ा अच्छा शब्द लगता है, कोई प्लानिंग करो, डूब जाओगे ये सब करोगे तो ज़्यादा। आप भी ज़्यादा प्लानिंग मत करो किसी भी चीज़ का, कोई फायदा नहीं होता। प्लानिंग इज ए ब्लू प्रिंट अप्रोच, है ना, तो हमेशा फेल करता है। जैसे हम डायरी लेके बैठे हैं, इसमें इतना नंबर, इसमें इतना, स्मार्ट है नहीं, तो उसे ऊपर गया इंटरव्यू में, और फिर हमारा रैंक पहला दूसरा सब लेकर 10वां 12वां नहीं कहीं आता है, और पता चला पीटी साहब आगे कहीं हुआ, क्योंकि प्लानिंग जो हुई वो कैसे थी, ब्लू प्रिंट बेसिस पे थी। ऑलवेज गो बाय
एंड गो विथ लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग फ्रॉम डूइंग एरर, गलती करके सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से जिसमें कहीं पे भी सुधार करने का अवसर। जैसे आपने पंचवर्षीय नियोजन ले लिया, कुछ गड़बड़ हो गया तो 5 साल तक गड़बड़ ही रहोगे। स्ट्रेटजी इट कैन बी चेंज। हम लोग चीफ मिनिस्टर की मीटिंग बुला लेते हैं, बैठ करके डिबेट करके भाई ये गलती हो जाए, ऐसे ठीक हो जाए। तो हम भी यहाँ से थोड़ा मूव ऑन करके इधर जा रहे हैं। इसके तर्क क्या है ये भी देखेंगे। इसमें भारत भी है, लेकिन भारत उतना अमीर नहीं हो पाया है जितना अमीर जो है रिच लोगों को सूट कर पाएंगे। स्ट्रेटजी तो अमेरिका के पास 1000 साल की बनती है ना। प्लानिंग नहीं होता। प्लानिंग क्या है? किसी समस्या के संदर्भ में उपलब्ध संसाधनों का क्या है, प्राथमिकता के आधार पर दो, यही है। कम संसाधन है तो यहाँ पर संसाधन का कमी नहीं। तो अमेरिका में क्या है, नागरिकों को किसी भी कीमत पर कितना भी खर्चा हो जाए, बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट, बेहतर से बेहतर वस्तु और सेवा की आपूर्ति करती है। जैसे मान लीजिए जीवन जीने के लिए हमारे आपके लिए, हम आम लोगों के लिए यह है कि भाई ऐसे खाने का बजट ऐसा। मान लीजिए अमिताभ बच्चन यहाँ आ जाते हैं, नेहरू बिहार में कुछ शूटिंग होता है, मान लीजिए या ड्यू में कोई हॉस्टल का सीन फिल्माने के लिए यहाँ उनको दोपहर में ब्रेक मिलता है, ब्रेक मिल जाए। और उनको, हालांकि वो नॉनवेज नहीं खाते होंगे, वेजिटेरियन है, उनको मन करके हैदराबाद की बिरयानी खाना, उनके लिए कोई दिक्कत है? एक गर्म खाना है एकदम वहीं से, पैराडाइज से, तो एकदम खास जगह है वहीं से जाकर ट्रेन होगा, उठा जाके खाते तो यार फिर शूटिंग कर 3-4 घंटे का मसला होगा उनके लिए। उनके लिए कोई टेंशन नहीं, कितना भी पैसा खर्च हो गया भाई, लंच करना है जो मन में आए, तो बेहतर हो, है ना, तो हेल्दी हो, यदि 10 चीज उनके लिए होंगे वही करेंगे, उनके लिए कोई टेंशन है। गरीब आदमी के लिए पूरी जिंदगी का खर्चा हो जाएगा, 1-2 साल का तो कम से कम हो ही जाए, उसका पूरा खर्च निकल सकता है। अभी तो अमिताभ बच्चन तो मैं इसका मतलब है वो कोई प्लान करते हैं? नहीं करते। पहले तो ये समझना है कि कोई भी विकसित देश प्लानिंग नहीं करते, उसका पुरोधा है। कोई भी चीज सिस्टम को समझने के लिए, जैसे आप सिस्टम को समझने लगे कुछ हद तक, पुलिसिंग में कुछ पढ़े ना, ऑर्गेनाइजेशन, तो आपने समझा ना सिस्टम की ये होना चाहिए था, ये गलती किया। जैसे एनसीपीसी ऐसे लाना चाहिए था, ऐसे लाए, उसमें से अलग करके बनाना चाहिए था, वित्त गृह मंत्रालय से अलग बनाना चाहिए था, गड़बड़ करके हमने किया। तो आप किससे देखते हो जो सफल है? आप भी किसको देखते हो कि भाई ये व्यक्ति सफल है, इतना रैंक लाए हैं, तो आप उनकी बात सुनते हो, महाजनों ये करता सफल। गवर्नेंस में भी इसी तरह, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने शुरुआत तो की इसी से, और 15 मार्च 1950 को हमने एक संस्था बनाया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, और उसका नाम है प्लानिंग कमीशन। ये प्लानिंग कमीशन दुनिया की 2 संस्थाओं से सीखा इसने। एक यूएसएसआर में ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, सोवियत संघ में, उसको हम कहते थे प्लान कमिसेरियट, प्लान कमिसेरियट, ठीक है। और एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी फ्रांस, है ना, इनकी सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक विकास परिषद, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल। इन दोनों से, क्योंकि थोड़ा फ्रांस जो है ना, उसका नेचर थोड़ा समाजवादी हल्का सा, बाकी यूरोपियन कंट्रीज में थोड़ा सा सोशलिस्टिक माइंडसेट का वही, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी के बंदे नारे गूंजे, है ना, तो कुछ तो थोड़ा सा असर होगा। और जितने समाजवादी चीज़ों के देन वाले लोग फ्रांस जर्मनी के बाउंड्री को नहीं हुआ तो है, बस में बैठी हैं समझ लीजिए, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में 5 मई 1818 फ्रांस बदल में, कुछ तो असर आएगा, कुछ तो हवा है। इन दोनों से सीख लेते हुए हमने एक सिस्टम बनाया प्लानिंग कमीशन, उसके डिवीजन्स वगैरह जो रखा, या ज़्यादा मेंबर रखे, ज़्यादा परमानेंट मेंबर रखे, हम लोग बात करेंगे, तो सब इसी के नकल पे हमने किया। तो बनाया तो ये बातें हुई कि भाई गलत किया आपने, है ना, आपको तो राज्यों को छोड़ दिया। तो फिर लगा, तो नेहरू जी ने खुद वो थोड़े सोशलिस्टिक ओरिएंटेशन के थे, तो उन्होंने फिर 6 अगस्त 1952 को राज्यों की भागीदारिता को बढ़ाने के लिए एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया, वो भी एक कार्यकारी परिषद। 2 संस्थाएं हमारे यहाँ इसके लिए हो गई। और अभी बात करेंगे कि हमारी प्लानिंग की प्रक्रिया इतनी जटिल है, इतनी जटिल है, हम क्यों यहाँ से मूव ऑन करके यहाँ आए, अभी भी इस पर सवाल नहीं पूछे गए हैं। लेकिन ये साल जो है 15 में शुरू हुए थे, नीति आयोग 2022 में एक पेज खत्म हो गया, स्ट्रेटजी 75 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी उसमें लिखा हुआ है ना वही हो रहा है और वही होगा। तो आप जब भी मेंस देंगे, सरकार की बातें आपको जब भी लिखनी होगी तो बहुत काम आएगी। जैसे इंडिया ईयरबुक आपको पढ़ना चाहिए, तो स्ट्रेटजी 75 नीति आयोग का रिपोर्ट है जरूर पढ़ना चाहिए। तो चैप्टर है शिक्षा का, जल संचार, सिविल सेवा, कहीं पर भी कुछ लिखोगे तो सुधार के लिए क्या प्रयास होने चाहिए, तो होता ही है। सरकार का ही इनिशिएटिव लिखो, अपना सुधार तो लिखोगे। तो सरकार की नीतियाँ वही हैं जो यही 7 साल तक रही। अब अभी एक मीटिंग हुई है चीफ मिनिस्टर्स की बुलाई टीम इंडिया, अब आगे के लिए बन रहे हैं 7 साल के। अब जब तक कि दूसरा नहीं आ जाता है तब तक के लिए रेलेवेंट है, तो अगले 7 साल की पॉलिसीज वो रही, ठीक है। थोड़ा सा कुछ लिखे फिर आगे इस प्रक्रिया पर देखो। लेकिन नियोजन विकास का एक साधन है, नियोजन विकास का एक साधन है, जिसके माध्यम से सीमित संसाधनों का अनुकूलतम दोहन करते हुए, सीमित संसाधनों का अनुकूलतम दोहन करते हुए विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने का प्रयास किया था, तीव्र करने का प्रयास किया जाता। भारत में गणराज्य की स्थापना से ही, भारत में गणराज्य की स्थापना से ही, मतलब 26 जनवरी 1950, इसके लिए प्रयास किया गया
और सोवियत संघ के प्लान कमिसेरियट, सोवियत संघ के प्लान कमिसेरियट और फ्रांस की सामाजिक आर्थिक विकास परिषद, फ्रांस की सामाजिक आर्थिक विकास परिषद को ध्यान में रखते हुए 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय संकल्प के माध्यम से नियोजन आयोग नामक कार्यकारी संस्था का गठन किया गया। नियोजन आयोग नामक कार्यकारी संस्था का गठन किया गया। साथ ही पुरुष के बाद 6 अगस्त 1952 को एक और मंत्रिमंडलीय संकल्प से 6 अगस्त 1952 को एक और मंत्रिमंडलीय संकल्प के माध्यम से राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को एक और मंत्रिमंडलीय संकल्प से राष्ट्रीय विकास परिषद नामक एक और कार्यकारी संगठन का गठन किया गया। एक और कार्यकारी संगठन का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य नियोजन की प्रक्रिया में राज्यों की भागीदारिता को बढ़ाना था। नियोजन की प्रक्रिया में राज्यों की भागीदारिता को बढ़ाना था। ठीक है, नीचे एक सब टाइटल दे दीजिए, नियोजन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। नियोजन की प्रक्रिया। देखिए, हमने क्यों नीति आयोग बनाए, ये सब बात आपको ठीक से समझ में आएगी। आज अभी हमारी जो प्लानिंग की प्रोसेस थी वो बहुत जटिल थी। ठीक है, जैसे एक तो प्लानिंग वगैरह आप कुछ इकोनॉमिक्स में देखते हैं, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन पे, गवर्नेंस के लाइन पे आप देखें, आपने देखा था ना क्वेश्चन मल्टी लेवल प्लानिंग और न उदारवादी उपादान, क्योंकि डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है पेपर 2 में लिखा हुआ है ना। तो आपको एक चैप्टर्स को कई तरीके से है ना देखना होता है, तब जाके यूपीएससी के क्वेश्चन तक हम पहुँच पाते हैं और इंटरडिसिप्लिनरी बन पाते हैं। ठीक है, भारतीय नियोजन जो रहा है ये बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रहा, बड़ा जटिल है, गजब का गड़बड़ है रहा है। पहले इसमें मल्टी पेजेस, मल्टी लेवल, मल्टी ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलते हैं। भारतीय नियोजन में बहुल चरण, बहुल स्तर और बहुल संगठन देखने को मिलते हैं, और अत्यधिक जटिलता इसमें रही। कई बार ऐसा होता था कि पंचवर्षीय योजना में बनाना, इसका जो टाइम हमने रखा, हम बहुत पहले ही से 2-3 साल पहले ही से, अभी आपको नजर आएगा, तो शुरू करते थे और बनाते बनाते वो फेज ही खत्म हो जाता, पंचवर्षीय योजना खत्म होगी। और हमें इंटरिम प्लानिंग, आप इकोनॉमिक्स से पढ़ते हो, प्लान हॉलीडे, इंटरिम प्लान, ये सब पढ़ते हो, हमें अंतरिम नियोजन के आधार पर चलाना पड़ता था, क्योंकि एग्जीक्यूटिव डिसीजन होता था। तो फिर बनाई, तो फिर जब तक बनाए तब तक समय खत्म हो गया, फिर नया बनाओ अगली बार के लिए, वो बनाते बनाते अगले का समय खत्म हो गया, यही करते रहे थे, हम नियोजन ही बना रहे। ठीक है, कई बच्चे प्लान बहुत करते हैं, क्योंकि कोई बहुत अच्छा प्रोसेस नहीं है और कितना जटिल होता है वो देखिए। जैसे मान लीजिए कोई योजना बनानी ले लेते हैं, मान लीजिए 12वीं योजना की बात करते हैं, है ना। 12वीं योजना का जो टाइम था वो 2012 से 17। ठीक है, तो जब 12वीं योजना के लिए काम करेंगे ना, तो उससे पहले जो योजना चल रही है वहीं से हम काम शुरू कर देते थे। 11th प्लान, इसका टाइम क्या है, 7 से 12, यही था। इसको एक एक करके अगर बांटे तो ये 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12, ऐसा फाइनेंशियल ईयर में होता था। तो नियोजन आयोग क्या करता था, जो योजना पहले से चल रही है उसी में जब 1-2 साल गुजर गया तो अगला नियोजन की तैयारी शुरू कर देता। जैसे हमारा काम शुरू कहाँ से होगा, यहाँ ध्यान दें, ट्रेडिशनली ये होता था सेकेंड वाला, ये या तो ये मतलब दूसरा वित्तीय वर्ष या तो 8-9 के एंड में, या फिर हम 9-10 के शुरुआत में हम काम शुरू करेंगे। और काम शुरुआत करके क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम करेंगे वो होगा मिड टर्म अप्रेजल, जिसको हम कहते हैं मध्यावधि समीक्षा। अभी कोई डायग्राम हमारे साथ करते थे, मध्यावधि समीक्षा, इसको कहते हैं मिड टर्म अप्रेजल। मिड टर्म अप्रेजल क्या है, जैसे 11वीं योजना में ये 2-3 साल के गुजर गए हैं। ठीक है, तो अब एक अनुभव है, मान लीजिए कि यहाँ से शुरू किया तो 2 साल का हमने देख लिया, तो हमें ये पता चला कि क्या खोया क्या पाया, क्या सोचे थे क्या हो रहा है। सोचे थे एग्रीकल्चर में 4% ग्रोथ होगा, शिक्षा में जीडीपी का 6% करेंगे, 4% 2% भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। ऐसा हमें अनुभव हो रहे हैं। उसी अनुभव, खट्टे मीठे अनुभव के आधार पर भविष्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, ये मध्यावधि समीक्षा किसके लिए होगी, ये होगी किसके लिए, जो बनाने जा रहे हैं, ये 12वीं योजना है ना। ये 12वीं योजना के लिए एक तरीके से क्या होगा, मार्गदर्शन होगा, यहीं से हम सीखेंगे। मतलब ये एक तरह का इंट्रोस्पेक्शन है,
जैसे आप 50 में कभी डायरी लेके बैठ जाइए, क्या खोया पाया, समझ में आए, यही है। अब तक जो हमने पढ़ाई किया इतना सारा, वो उससे क्या हुआ, अच्छा क्या है, क्या है इसको अनलर्निंग, बुरी बात नहीं है, करना चाहिए सब कभी कभी। देखो एक कॉन्सेप्ट है अनलर्निंग, रीलर्निंग, चलो भूल जाए सब। जैसे क्या हम क्या बहुत पढ़ रहे हो ना, अगर कोई ऐसे हैं, आप ऐसा ना हो, कोई भी ऐसे बच्चे हों जो 3-4 साल से पढ़ रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, कोई चीज़ क्रैक नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं देखो फ्रेमवर्क में दिक्कत है। मान लो फाउंडेशन गलत हो गया ना बिल्डिंग का, तो कहीं भी सीमेंट डालते रहोगे, ऐसे छड़ लगाते रहोगे, वो नहीं होगा, उसको डिसमेंटल कर देना चाहिए। बस एक दिन क्या होना, जैसे होली आए तो सारा किताब कॉपी लेके होली का दहन कर देना चाहिए दूसरे को, फिर सारे कपड़े दे दिए, वो निकल के दान कर दिए, वो फैशन छोड़ दीजिए, वो गलियाँ, वो सुगंध, वो रंग, वो कपड़े, वो जो भी सब चीज़ छोड़ दी। इसलिए बहुत अमीर बनने की जरूरत नहीं, जो भी है सब हटा दें। अच्छा हम ऐसे नहीं, आज के बाद सब खत्म। अब मैं अभी लाइफ को देखूंगा, आज की परिस्थिति में मुझे नहीं मालूम कि पहले क्या था। इसको कहते हैं अनलर्निंग, जानबूझ के भूलना, क्योंकि पहले से जो चीज़ है ना वो छोड़े नहीं। मान लो तो कुछ कोई कितना भी कह रहा है कि यही पॉलिसी से हो जाएगा, यही मत। अब जैसे ही हम घर जाते हैं, देखते हैं जब उसमें किताब, और उसके प्रति अनुराग में पैसा लग गया है, उसको ले करके लाइट थोड़ा सा ऐसा करके अंधेरा, एक ही लाइट चला के तकिया लेके उसका लाल पीला हरा कलम से अंडरलाइन, वो भी पैसा लग गया, वसूल कर ले। ये समझो कि लाइफ कितना टेम्परेरी है, टाइम फट से निकल जाएगा। आपको इतने क्या बताऊँ, तो आप अपने टाइम का कॉस्ट समझ अगर सिर्फ जाते हैं, हम लोग कहते हैं टाइम की मनी गलत है, सारा झूठा चीज़ पढ़ते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, किसने कहा गलत है, ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी, इसके अलावा कोई पॉलिसी है क्या, बिना ऑनेस्टी का आपका सिलेक्शन होगा क्या, बता दीजिए। तो बेस्ट क्या होता है, ओनली पॉलिसी, ऑनेस्टी इज ओनली पॉलिसी, है ना। फिर वो क्या गाँव में हम लोग सुनते हैं, तेते पाँव पसारी जेती लांगी सौ, झूठा है भाई। अरे हम इतना मेहनत करें कि इतना सौर हो जाए तो कितने लोगों का पाँव आ जाए, है ना, पूरे हम समाज का काम कर सकते, लेकिन करने वाला कर ही रहा है। बिल गेट्स को तो ये होगा ही कि कंपनी इतना बड़ा खड़ा किया, समाज को दे दिया, अर्न टू रिटर्न द सोसाइटी, सब उल्टा पुल्टा चीज़ दिमाग में बैठाया हुआ है। फिर ऐसा ही है कि वो खरगोश और इसका लड़ाई कछुआ का, स्लो एंड स्पीडी विंस द रेस। फिर खरगोश सोएगा तब ना जीतोगे, तो सोता ही नहीं आज तक। ये सब उल्टा कहानी, वरना खरगोश ही चाहिए, ठीक है। तो यही सब है, मिसकॉन्सेप्शंस बहुत सारी। इसी तरीके से बहुत सारा किताब में पैसा लग गया, कुछ हो गया, तो जान नहीं दे देना है, समय महत्वपूर्ण है, हटा देना है लाइफ से, एक बार एक झटके में हटा देना। सारा किताब फेंक दीजिए, अभी से एनालाइज करिए सिलेबस, क्वेश्चन, और काम की किताबें खरीदिए, फोटो स्टेट करिए, फोटो स्टेट की रणनीति पे चलिए, टेबल पे उतनी ही चीज़ें रहें, इसी से पास कर जाओ। कपड़े नए फैशन के, और वैसे भी सब बदल ही जाना। 10 साल पहले आप क्या फैशन करते थे आपको पता है, आपका 10 साल पहले का फोटो दिखाया जाएगा ना आपको, तब डिलीट मारो, जल्दी फाड़ के बताओ ये मैं कैसे हो सकता हूँ ऐसे कपड़े में आपके। अभी भी जो आपकी विचारधारा है, आप जो सोचते हैं वो क्या लगता है ऐसे ही रहने वाला है। एक बार आइए साइंटिस्ट बन जाओ, ये सब चीज़ खत्म हो जाए, है ना। उसके बाद आपको गुस्सा आने लगेगा, मुखर्जी ने फोन किया था, है ना, कि जल्दी रखे, और हाँ उस दुनिया में है अभी, है ना। अब जान छुड़ा के तो बचो बचो, निकलो यहाँ। जिंदगी सराय के जैसी चीज़ें बदल जाए, विचारधारा टिकनी है, ना ही कपड़े टिकने हैं, ना किताबें, ना ये कॉन्सेप्ट। इसलिए सबसे अच्छा है उसी में बिलीव ही करो कि आओ आज से बदल ही देते, देखना उसका चेंजेस शुरू हो जाए। इसको कहते हैं लर्निंग प्रोसेस, री लर्निंग प्रोसेस, फास्ट ग्रोथ होगा उसके बाद। तो ये है, हम लोग थोड़ा मध्यवर्ती समीक्षा पहले करते हैं, जो सेकंड फाइनेंशियल ईयर या थर्ड फाइनेंशियल ईयर से कहानी शुरू होती है। और ये करता कौन है, ये करेगा प्लानिंग कमीशन, इसकी स्थापना हमने की, ठीक है। अब इस मध्यवर्ती समीक्षा के आधार पर क्या होता है, एक प्रारूप उपागम प्रपत्र बनाया जाता है, इसको टेक्निकली कहते थे ड्राफ्ट अप्रोच पेपर। ये ड्राफ्ट अप्रोच पेपर अगली योजना के लिए, यानी 12वीं योजना के लिए एक तरह का मार्गदर्शक सिद्धांत होता था कि हम ये करेंगे, शिक्षा में ऐसा करेंगे, उसमें वैसा करेंगे, ठीक। ये फिर केंद्रीय कैबिनेट की सहमति के लिए जाता है, मंत्रिमंडल, ये कहाँ का भाई, केंद्र का, इसकी हमने सहमति दी। केंद्र की मंत्रिमंडल की जैसे ही सहमति मिली, वैसे ही हम कैसे हो गए, अब हम प्रारूप सबसे हट गए, क्योंकि जो भाई प्राइम मिनिस्टर कहेंगे जो चाहेंगे वही होगा, नहीं का इन्फ्लुएंस होता था। लेकिन फिर भी यहाँ से एनटीसी की मीटिंग बुलाई जाती है, क्योंकि राज्यों का मुख्यमंत्री भी चाहिए, यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर आते थे, तो राज्यों की भी बात सुन ली जाए कि वो क्या कहते हैं कि ये नीतियाँ ठीक है कि नहीं। लेकिन ये एक तरह से औपचारिकता होती थी, तो ये सब कहेंगे होगा भाई। कितने राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं उससे ज़्यादा कैबिनेट रैंक के मंत्री होते हैं, तो सब अवेलेबल होते हैं इसमें, तो वोटिंग हो जाएगा। तो भाई ऐसा ही होगा, प्लानिंग कमीशन के मेंबर इसके मेंबर होते हैं, तो किसको वोट देंगे, केंद्र को या राज्य को, केंद्र को। तो मुख्यमंत्री का तो चलता उत्तर खान, है ना। तभी तो एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के रूप में देखा होगा, जब वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, बनते ही इसी का एक्शन हुआ है। 26 मई 2014 को शपथ लिया, अगले दिन प्लानिंग कमीशन के ऑफिसर्स को बुलाया प्राइम मिनिस्टर, देखो इस सबको स्ट्रक्चर चेंज करना होगा, अच्छा सा नाम ढूंढो, एनडीसी का तो मतलब नहीं रहेगा, राज्यों को मुख्यमंत्रियों को मौका देना शुरू में नहीं, बढ़िया सा नाम ढूंढ के लाओ, तुरंत अधिकारी दौड़ के ऐसा नाम मिल गया इंडिया एज अ कंट्रोल कमीशन। 29 मई को ये ऑफिशियल वारंट पे पब्लिश किया गया पीआईबी से, 29 मई 2014 को अधिकारी आए, सब मिल गया, क्या नाम है जी, कंट्रोल कमीशन। आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का थोड़ा नाम उनके शब्दों में जल्दी से गलतियाँ होना, समझ गए कि इसे विरोध हो जाएगा, कंट्रोल करने का ऐसा मामला हो जाए, गए थे दूसरा। फिर कुछ दिनों बाद अधिकारी आए, सर एक और मेरा अच्छा नहीं, चाइना में एक ऑर्गेनाइजेशन है प्लानिंग का काम, नेशनल है ना इकोनॉमिक रिफॉर्म कमीशन, वहाँ पर है, उसके आधार पर ले आए, जैसे वाला नाम रखा, टीम लिखी, आगे बढ़ा। तो अधिकारी सोचे बड़ा खुश हो, बॉस खुश हो, लेकिन बॉस को तो गुस्सा आया,
लेकिन चाइना में तो इससे दूरी बनाना है तो क्या ला रहे हैं? चलो आप अगर गूगल करके प्राइम मिनिस्टर का भाषण सुनेंगे लाल किले की प्राचीर से तो 15 अगस्त 2014 को उन्होंने कही, ठीक है, उसमें उन्होंने कहा कि ये स्ट्रक्चरल चेंजेस होने चाहिए, संरचनात्मक परिवर्तन जरूरी है विकास के लिए, और नाम अभी तय नहीं हुआ है, आप 2-3 महीने में नाम सुनेंगे, ऐसा उन्होंने कहा इस भाषण में। ठीक है, 2-3 चीजें आपको गेस करने के लिए बताता हूँ। अगर आप सच में क्वेश्चन के सुगंध को पकड़ना चाहते हैं तो उसको फील करना चाहते हैं, 2-3 चीजों पर जबरदस्त ध्यान दें। ठीक है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को किनारे करते हैं, कुछ पॉलिटिकल बातें होती है उसको छोड़िए, और लाल किले की प्राचीर से पॉलिटिकल बातें नहीं होती, राजनीतिक रैली की बातें नहीं सुनी जाती, उसको स्विच ऑफ कर दिया जाता, टीवी यूट्यूब जो भी, तो आपको छोड़िए, है ना। लेकिन एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द नेशन अगर कोई कह रहा है तो सुनना चाहिए। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के कहे गए शब्द और इसकी नीतियां होती और एग्जाम में छपा होती। मान लीजिए जैसे इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के 3 सवाल, अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मीठे पानी की मछलियों की ब्रीडिंग हम लोग करेंगे, क्योंकि भारत के लोग समुद्री मछलियां ज़्यादा यूज नहीं करते, तो इनलैंड वाटर रिजर्वायर अंतर्राज्यीय जलाशयों के लिए क्या प्रयास कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, छपने वाला क्वेश्चन आएगा, मिलेगा। मधुमक्खी पालन पर बात कर रहे हैं, सुनिए इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्रीकल्चर में हो जाए। माइक्रो फाइनेंसिंग पर बात हो रही है, माइक्रो फाइनेंसिंग पर क्वेश्चन छपा रहेगा। अभी इस बार 15 अगस्त 2022 को एक नया वर्ड है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आपने सुना होगा, कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, क्वेश्चन छप जाएगा। ये सब क्या है, ये सब 2 वर्ड्स होते हैं। जब यही नहीं, एक और जगह है जो सुनना चाहिए आपको, जैसे हर साल जो पहला सेशन होता है वो ज्वाइंट सेशन होता है और उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, जब लोकसभा का चुनाव होगा तो पहला जो सेशन होगा उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, दोनों सदन, फिर उस पर धन्यवाद का प्रस्ताव किया जाए, दोनों ही अच्छे सेशन। राष्ट्रपति ने क्या कहा, राष्ट्रपति के सिर्फ शब्द होते हैं, लिखती तो सरकार, राष्ट्रपति जो कह रहे हैं वो भविष्य में होने वाला, उस पर जब जवाब देने में प्रधानमंत्री आएंगे तो थोड़ी सी कुछ राजनीति वहाँ पर रहती, कुछ चुटकियाँ कविताएं राजनीति उसको एडिट कर दीजिए, लेकिन वहाँ पर जवाब में जो बातें कह रहे हैं कि भविष्य में ये करेंगे, वो होगा, भारत को ये करना चाहिए, इस पर करना चाहिए, वो सब भविष्य के प्रश्न छपे रहेंगे। आप अगर बैठेंगे ना किसी दिन छुट्टी हो तो लाल किले की प्राचीर के भाषण आप देखिए और मेन्स के क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप एक में आज ही आपको दिखाऊंगा, यही लाइन भी लिखा हुआ, स्ट्रक्चरल वर्ड जो है ना, यही लाइन भी क्वेश्चन में छपा हुआ, आज ही दिखाऊंगा नीति आयोग के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप देखेंगे मे भी वो क्वेश्चन मांगने में हो, मे भी वो क्वेश्चन इंडियन सोसाइटी के कल्चर के, लेकिन ये सबका इन्फ्लुएंस रहता है। ऐसी चीज़ों से ना समझ बनाना चाहिए कि ये चीज़ फ्यूचर में होने वाला है। जैसे आप देखिएगा प्रधानमंत्री ने धन्यवाद प्रस्ताव में कहा कि साहब फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन हमारे लिए बाध्यकारी नहीं होता है, जानते हैं, पढ़ेंगे भी आप, लेकिन हमने भर भर से पैसा दिया, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में हम फायदा उठा सकते थे, आप पढ़ोगे तो जान जाओगे कैसे फायदा उठा सकते थे, लेकिन इतना भर भर के दिया कि किसी राज्यों की तिजोरी में रखने का जगह नहीं था। उससे ना 10% कैसे बढ़ाया, तो हम अभी तो उसको पहले भी फाइनेंस कमीशन पर खाना भर से, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं आप देखोगे ना, ये बात हो रही है क्वेश्चन है, ये बात हुई क्वेश्चन तक है। तो मैं देख रहा हूँ, तो मैं जिस तरीके से बात ये कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेचोरिटी से अगर आप सुन लेंगे आपको खुद को पता चलने लगा कि ये चीज़ बहुत, जैसे इस बार पंचप्राण की बात है ना, इस बार अगर ये कहा गया कि भाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध एकदम आंदोलन है, तो आप राजनीति छोड़िए कि उन्होंने क्यों कहा, उन्होंने मतलब कुछ पार्टियों के लिए कहा कि लाली जी के लिए कहा कि किसके लिए कहा, ये सब भूल जाइए। तो आप ये समझिए ये छप रहा है, क्वेश्चन टाइप हो रहा है, अमेरिका की किसी काउंटिंग में कहीं किसी कभी दुखनीय तरीके से काम होता है, और कभी कभी निबंध के रूप में भ्रष्टाचार आपको दिखेगा, चाहे सेकंड पेपर में भ्रष्टाचार के क्वेश्चन आ जाए, ये पेपर 4 में आ जाए, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार छपा रहे, कैसे करें नहीं, कैसे बचें और क्या प्रयास होना चाहिए। तो ये इस पर सवाल होंगे, इंटीग्रिटी, करप्शन, जिसकी बात हुई है, ये क्वेश्चन आए। राजनीतिक लोगों को राजनीति करने दीजिए, आप अपना काम ही करना, चीज़ों को समझ आप प्रशासनिक व्यवस्था में आइए, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना, इससे इंपॉर्टेंस हो जाता है। वापस आते हैं तो अपने काम पे, मध्यावधि समीक्षा, प्लानिंग कमीशन, प्रारूप का ये भी प्लानिंग कमीशन ही करेगा, प्रारूप बनाने का, मंत्रिमंडल की बैठक को सहमति, एनडीसी की मीटिंग, चीफ मिनिस्टर की सहमति ले लेंगे, यहाँ पे मुख्यमंत्री बैठा हुआ है सभी राज्यों से, ये अपना अपना भाग लेकर के आएगी। मल्टी लेवल प्लानिंग है, संघ राज्य स्थानीय स्तर पर है, आपको दिखाया था, सवाल भी आया हुआ था, तो मुख्यमंत्री कहाँ ले जाए, हर राज्यों में स्टेट प्लानिंग बोर्ड होता है, राज्य नियोजन मंडल, उसको दे, ये राज्य नियोजन मंडल इस केंद्र के ये जो प्रारूप है, ये जो उपागम प्रपत्र है, ड्राफ्ट है, ये तरीके का क्या है, सिद्धांत, मार्गदर्शक सिद्धांत, डायरेक्शन कैसे करो, ये निर्देशन है ना, एक तरह का निर्देशन, ये काम करे। इस निर्देशन को ध्यान में रखते हुए राज्यों के स्तर पर राज्य क्या होगा, उपागम प्रपत्र का विकास किया जाएगा, स्टेट अप्रोच पेपर। क्यों ऐसा, क्योंकि राज्य इसलिए हम लोग नहीं बनाए हैं, वो फेडरल सिस्टम है कि जो केंद्र कह देंगे बैठो तो बैठो, खड़ा हो जाओ तो खड़ा हो। ये भी संभव है कि राज्य में कोई अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होगी, अलग माइंडसेट होगा, वो कुछ और करना चाहते हैं, मान लीजिए केंद्र कोई प्लान एग्जाम्पल ले, केंद्र कह रहा है कि शिक्षा में 2 रुपये खर्च कर, काल्पनिक एग्जाम्पल, लाखों होगा 6% जीडीपी करने का टारगेट है शिक्षा नीति में, है ना, 2 रुपये खर्च होगा शिक्षा। भाई कोई मुख्यमंत्री गवर्नेंस करना चाहता है, उसके राज्य में अशिक्षित लोगों की संख्या ज़्यादा है, उसने नागरिकों से अलग तरह के वायदे कर रखे हैं, अब वो कहेगा नहीं हम 40 रुपये खर्च करें, मैक्सिमम पैसा शिक्षा में क्रांति लाए, तो अपने यहाँ से बजट करेगा ना। इसीलिए क्या है, केंद्र के डायरेक्शन को ध्यान में रखकर राज्य का एक उपागम प्रपत्र डेवलप हो। अब ये कहा जाएगा, इसके नीचे स्थानीय स्तर, स्थानीय स्तर पर 2 संस्थाएं हमने बना ली, एक है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है तो ऊपर कर देता हूँ और अच्छा नहीं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जिला नियोजन समिति है ना, 74th अमेंडमेंट में और आर्टिकल 243Z में इसकी चर्चा है।
मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी आर्टिकल 243 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेद ई में इसकी चर्चा है। जिला नियोजन समिति सभी जिले के स्तर पर नियोजन का काम करने के लिए हो, और महानगरीय नियोजन समिति या मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी कहाँ के लिए? महानगरीय क्षेत्र के। महानगरीय क्षेत्र उसको बोलते हैं जहाँ 10 लाख या इससे अधिक नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में लिप्त जनसंख्या हो, यानी खेती न करता हो, पशुपालन फिशरीज इसमें में इन्वॉल्व ना हो, ऐसी जनसंख्या 10 lakhs एंड एवर है, वहाँ पे वी कैन फॉर्मुलेट मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। जिला नियोजन समिति, महानगरीय नियोजन समिति अपने अपने एरिया में ये प्लान करें। ये प्लान करके नियोजन का प्रस्ताव किसको दे देंगे? नियोजन यहीं से बनेगा, ऊपर से तो अभी तक डायरेक्शन आया, नियोजन प्रस्ताव। ठीक है, अब तक तो डायरेक्शन नहीं आया, नीचे से बना एक्चुअल में। अब क्या बनेगा? इस मद में कितना खर्चा, इस मद में कितना खर्चा। अच्छा, अब ये जाएगा कहाँ? स्टेट में जाएगा, स्टेट प्लानिंग बोर्ड। अभी कहानी खत्म हुआ नहीं है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अब चीफ मिनिस्टर ये लेकर के कहाँ पहुंचेगा? सभी राज्यों का प्लानिंग कमीशन के पास। प्लानिंग कमीशन इसको क्या करेगा? अखिल भारतीय स्तर पर नियोजन का प्रस्ताव विकसित करेगा। ये तो स्थानीय स्तर का था ना, ऑल इंडिया लेवल पर भारत का नियोजन प्रस्ताव सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यहाँ पे जमा कर दिया, उसको कंपाइल कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर इकट्ठा हो गया। इसको सॉरी जैसे कि इन दोनों ने अपना अपना नियोजन बनाया, प्लान बनाया, इसको भेजेंगे किसको? स्टेट प्लानिंग बोर्ड को। राज्य में जो है इसका हेड चीफ मिनिस्टर होगा, इतना पैसा हमें चाहिए। ठीक है, वहाँ से चीफ मिनिस्टर उस चीज़ को लेकर के कहाँ आएगा? क्योंकि प्लानिंग बिल कहाँ से मल्टी लेवल प्लानिंग है ना, कहाँ जाएगा? सेंट्रल प्लानिंग कमीशन, उसके पास आएगा और भारत का नियोजन का प्रस्ताव विकसित होगा। क्योंकि कई चीफ मिनिस्टर अपने अपने यहाँ से आके दिए होंगे, फिर भारत के स्तर पर होगा। इसके बाद फिर वही प्रक्रिया दोहराएगा। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होगी, कैबिनेट केंद्र का, इसकी सहमति ली जाएगी। इसकी सहमति के बाद एनडीसी की मीटिंग होगी, राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया जाएगा। तो आप बताओ सब ठीक ठाक है कि नहीं? तो यहाँ पर कोई नाराजगी तो नहीं, तो कहीं को नहीं माना जाए, लेकिन बुलाया जाए। ऐसे ही हम करते थे, क्योंकि एनडीसी का तो महत्व थोड़ी था, इसमें वोटिंग हो जाए तो केंद्र के पक्ष नहीं हो, लेकिन छोटी मोटी बात है तो थोड़ा सा मुख्यमंत्री को कुछ करने के लिए कर दिया है। लेकिन सब खेले होंगे प्राइम मिनिस्टर, एनडीसी की मीटिंग हुई, फिर से ये नियोजन का प्रस्ताव पारित हो गया। अब इसके बाद यहाँ से भी रुकने वाले नहीं, रुकने आसान तो नहीं जाएगा पार्लियामेंट, संसद। ये ध्यान रखना है, अभी फिर से मैं रिपीट करूँगा दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि संसद से कोई कानून पारित नहीं करना होता। जैसे कानून पारित करने की प्रक्रिया आर्टिकल 107 में दी गई, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, या कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में पढ़ेंगे, उससे हमारा सरोकार है ना। तो ऐसे कानून पारित नहीं किए जाते, संकल्प, एक सामान्य संकल्प कि भाई आप इसको सहमति देते हैं, ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं, तो लोग हाँ मेज खपा बहुत अच्छा। कहाँ पे मेज नहीं थोड़ा खपाया जाए? राज्यसभा, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, वहाँ राज्यों के लोग आते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग दुखी होंगे वहाँ पे, लेकिन गड़बड़ है तो राज्यसभा थोड़ी वायलेंट होती है, क्योंकि फेडरल सिस्टम तो वही बनाने के लिए। लेकिन फिर भी इसकी सहमति जैसे ही हो गई, संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, आज के समय के नहीं, जैसे ही हुई तो हम इसको तैयार मान लेते हैं और इसको वार्षिक आधार पर बांट करके लागू करते हैं। बस मल्टी फेजेस, मल्टी हेडेड और क्या है? मल्टी लेवल, हम ये सब करते हैं। कई फॉर्मूले हैं, सिर्फ जनसंख्या नहीं होगा, समस्या क्या है, पहाड़ी राज्य है कि नहीं है, तो फॉर्मूला करते हैं, होते रहे। और ये सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, अभी हम गवर्नेंस पढ़ते हैं, और इसके आधार बहुत सारे, और इसकी थोड़ी चर्चा फाइनेंस कमीशन जो होगी उसमें बताएंगे। ठीक है, देखो ये सब जो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स है ना, वो फाइनेंस कमीशन के उसमें आएगा। देखो फाइनेंस कमीशन जो है वो है 280 में, काम इसी को बात करता है, खास करके 275 ये सब। अब 371 में आप वो कह रहे हो जिसमें कुछ विशेष कर्तव्य दिए गए कुछ राज्यों के राज्यपालों को, उसके लिए कुछ स्पेशल उनको फंडिंग करते हो, डिफरेंट वे है। ठीक है, बट प्लानिंग एज ए होल एक जैसे इंडिया में सोचते हैं, स्पेशल जिसको स्टेटस है राज्य को, उसको हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा फंड्स करा बिहार मांग करते हैं, इसलिए नाराज भी हो जाते वहाँ पे मुख्यमंत्री हो गए इसके लिए, इसीलिए। और जबकि बिहार में पैसा बहुत दिया गया, हम लोग झगड़ा तो कैसे जाए, उस टाइम के बाद वो भी झगड़ा समझ जाए। दो तरह का ग्रांट है, एक है स्टैट्यूटरी ग्रांट और एक है वॉलंटरी ग्रांट। केंद्र जो है ना वो ज़्यादा वॉलंटरी ग्रांट देता है, राज्य चाहते हैं स्टैट्यूटरी ग्रांट मिले, फाइनेंस कमीशन इसमें खर्च करने की आज़ादी हो। और मान लीजिए कि हम गए और कहें कि कितना चाहिए वही पैसा, तो कितना मांगा जाए, तो हमने कहा कि 50 को कि 60 को, जनता का हिस्सा 60 को कि 70 दे, 70, 80, 90, 1,25,000 करोड़ का जनता है ना कॉल रही है किसी को, लेकिन वो ग्रांट में राज्य खुश नहीं है। हालांकि उसको अगर एक्सिक्यूट कर दिया जाए तो वो कोई दिक्कत नहीं है, तो पॉलिटिक्स छुपा हुआ है। अभी वो चर्चा करेंगे, रुक गई ग्रांट्स के लिए। तो पहले बने कैसे ये देखें, तो हमने बहुत ही जटिल सिस्टम को लिया हुआ था। आई रिपीट अगेन, एक बार मैं रिपीट करूँगा इसको, अब आप ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर हुए तो आप मध्यावधि समीक्षा सबसे पहले होगी, और वो तब होगी जब पहले के चल रहे। ठीक है, यहाँ से इसको हम लोग किसी बेसिस पर प्रारूप बना लेते हैं जो अगली योजना के लिए एक तरह का डायरेक्शन है। ये मेरे कैबिनेट की सहमति लेते हैं, एनडीसी बुलाते हैं राज्यों को, तो सहमति ले लिया, चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, स्टेट प्लानिंग बोर्ड में ले जाएगा, इसका चेयरपर्सन सीएम ही होगा। हमने बहुत सारा उड़ा दिया है, तो संभव नहीं। यहाँ पे केंद्र की कैबिनेट का मंत्री बैठा, ये भी अपना भाग लेके जाता है, ये करेंगे तो एक रास्ता उधर निकलेगा, रॉन्ग तरफ की तरफ, उतना बोर्ड भी नहीं है ना। क्योंकि हमें देखना है मल्टी लेवल, तो संघ राज्य की तरफ भी हम पढ़ रहे हैं ताकि थोड़ा ईजी वे में हो जाए। तभी तो
कैबिनेट मंत्री है ना, जैसे मान लीजिए एचआरडी या शिक्षा, पुलिस वाला, रक्षा का, वो अपना प्लान बना के वो भी यहाँ जमा करता है। चीफ मिनिस्टर अपना भाग लेके आया, उसको दे दिया गया कि आपको ऐसे करना, वो अपना स्टेट लेवल पर राज्य प्रारूप तैयार किया, वो गया डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के पास, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के पास, वहीं से एक्चुअल में पैसे खर्च होने हैं वहीं पे लोग वहीं रहेंगे। यहाँ से प्रस्ताव पारित हुआ, स्टेट प्लानिंग बोर्ड में आएगा, क्योंकि सभी जगह की जिला की समिति और महानगरीय नियोजन समिति इसको जमा करेगी और फिर चीफ मिनिस्टर उसको लेके प्लानिंग कमीशन के पास जमा करेंगे और सबका कंपाइलेशन होगा पूरे भारत का। ये यानी यहाँ पर एकीकरण किया जाएगा, समेकन किया जाएगा, कंसोलिडेशन सभी राज्यों का। और जो मैं वहाँ से निकाल रहा था रास्ता, कैबिनेट रैंक का मंत्री अपना अपना बनाएगा, वो भी आके जमा किया, उसका भी इसमें शामिल कर दिया, भारत सरकार का और राज्य सरकार का, सबका यहाँ ज्वाइंट होगी। फिर से कैबिनेट की मीटिंग, एमडीसी, दोनों की सहमति, पार्लियामेंट, ये जब वहाँ बोल देती है तब हम डालेंगे। कई बार इतना समय लग जाता है, जैसे अभी के 2-3 साल में शुरू कर दिए, 5 साल इसका टाइम है, 2-3 लगभग 7-8 साल से हम प्लान नहीं करते रहते, इन प्लान आ जाता था 2-3, तब हम आगे कर जाते, तभी ये चले नहीं पाए। अब एक व्यक्ति इसको देखे होंगे, महसूस किया होंगे कि इतना जटिल क्या करना है, अच्छा इससे होता क्या होगा, थोड़ी देर के लिए विचार करें, छोड़ दीजिए ये वो केंद्र क्या कर लेते हैं, आइसक्रीम खाने का होगा ये। इस प्लान में होता क्या होगा, शिक्षा में क्या नीति होगी, कितना पैसा खर्च होगा, यही होगा ना। संचार में क्या नीति होगी, कितना पैसा खर्च होगा, रक्षा में क्या होगा, जल संसाधन में क्या होगा, यही होता है। वो चीज़ कुछ मीटिंग में हो सकती है, क्यों उसके लिए मतलब प्रक्रिया करते हैं। मुख्यमंत्री आज जैसे नीति आयोग क्या करता है, 1 जनवरी 2015 से बना, 7 फरवरी 2015 को पहला मीटिंग हुआ, सारे मुख्यमंत्री को बुला लिया, एनडीसी का जरूरत क्या है, हटा भी 2 बार मीटिंग बुला, पहले ही बार में जो मध्यावधि समीक्षा था ये सब करके छोड़िए, उसी मीटिंग में बात करिए कि भाई आप लोग बताइए कि भारत का विकास कैसे हो। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसमें पार्टी पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होता। और जो पहला मीटिंग था ना, उसमें चीफ मिनिस्टर को मौके दिए गए थे कि आप लीड करो, किसी किसी सब्जेक्ट पर लीड करो। तो शिक्षा की जो पॉलिसी हमने 7 साल के लिए बनाई, अखिलेश यादव उसके लीड चीफ मिनिस्टर के उनके नेतृत्व में सेंट्रल एजेंसी जितनी है, आप जो हेल्थ डेटा लेना चाहते हो आप प्लान बनाओ, प्लान बना के फॉर्मेट लाओ, ओके कोई पार्टी पॉलिटिक्स उसी पॉलिसी को। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना कि जो शिक्षा की नीति है वो क्या अखिलेश यादव कमेटी ने बनाया, नहीं। शिक्षा की नीति ओके कस्तूरी रंग वो एक लंबी होगी, अभी भी 2020 की जो नई शिक्षा नीति वो एक्टिवेट भी नहीं हो पाई, एक बड़ी चीज़ है। राजीव गांधी वाला ही चल रहा है 1986 का, और अभी चलेगा भी 1-2 साल, तो 2020 वाला है ना, 24-25 तक एक्टिवेट शायद हो पाए। इसके लिए है ना 10+2+3 के बड़ा टफ चीज़ है, इतने जल्दी से एक्टिवेट नहीं कर सकते, धीरे धीरे वो एक्टिवेट होगा। अब वो चलेगा 2-3 दशक, सरकार बदल जाएगी, पॉलिटिकल पार्टी भी चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये शिक्षा नीति लग गई। लेकिन एक तो ये है, मैं कह रहा हूँ कि 7 साल शिक्षा में क्या करोगे, 7 ईयर्स स्ट्रैटेजी, अंदर समझ आ रहा है ये बात। वो पहला जो शुरू हुआ एजुकेशन में, सारा चीज जो भी चैप्टर आप देखोगे ना, किसी न किसी चीफ मिनिस्टर ने लीड किया, चाहे वो जल संसाधन हो, चाहे वो शिक्षा हो, बस मीटिंग होगा, मैक्सिमम लोग हाँ बोल रहे हैं, चलो भारत ऐसे ही चलो, उसको कहते हैं टीम इंडिया। अब फिर से मीटिंग शुरू हुई है, एक मीटिंग हुआ है 7 साल का बनाना है, तो जो कुछ मीटिंग में मतलब 2-3 मीटिंग करोगे तो उतना ही कंक्लूजन हो जाएगा, जिसके लिए हम कहाँ से चले थे, इसके लिए आपको इतना समझाना पड़ा, इतना भारी भरकम काम करते जो काम करते थे, फाइनली यही चीज इसमें नहीं हो रहा अंदर क्या। अच्छा इससे भी बताइए, मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छा एक सिस्टम डेवलप किया कि भाई राज्य की भागीदारी होगी, मीटिंग होगा, ऐसा होगा वैसा, और वो होते होते लंबा समय लग जाता है, और आप बना रहे हो इंडियन प्लान बहुत बढ़िया बनाओगे, जैसे कैसे बनाओगे, केंद्र की कार्यपालिका का डिसीजन है, उससे तो बेटर ही है ना नीति आयोग वाला, तो राज्य भी तो है, इन दोनों के द्वारा मिलकर तो बन रहा है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कितना बढ़ता हो, जैसे आपने 2 बार यहाँ पे एनडीसी का मीटिंग किया, ये सब चीफ मिनिस्टर को बुलाया, क्या लगता है चीफ मिनिस्टर कैसे आते होंगे, तो पैदल चल के दिल्ली आ जाते होंगे, तो बुलाइए ना, क्या जाता है हेलीकॉप्टर उठाएंगे चले, पूरे देश के आपने शासनाध्यक्षों को बुलाया। अच्छा खर्च क्या होगा, अपने अपने भवन बनाए, यूपी भवन है तो 5 स्टार जैसा है ना, अगर उसका नहीं कितने 5 स्टार होटल में दुनिया भर में पैसे उड़ गए, बहुत सारे अधिकारी उनको सामने भेजता हूँ, कितने सारे लॉजिस्टिक्स खर्चे कर दिए, तेल फूक दिए और फायदा कुछ होना वही है जो केंद्र कहेगा, ये सब दिखाने के लिए। ये सिस्टम ठीक नहीं है, प्रक्रिया को जटिलता, गवर्नेंस को क्या सीखते हो, प्लीज इफिशियंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। कहीं पे भी जटिल प्रक्रिया है उसको सरल बनाना ही गवर्नेंस, कहीं पे जटिल प्रक्रिया है उसको सरल करना ही गवर्नेंस होता है। आपको छोटा तो हमें ये गलियाँ नहीं छोड़ दूँ, गलियों में जाते ही ना मोहब्बत ना हो, इसका खत्म हुआ। चलिए लिख लीजिए, आप डायग्राम बनाए होंगे, ये ध्यान रखेंगे ना, बहुत तरह के प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे आपको, नीचे पॉइंट्स लिखिए। भारतीय नियोजन एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण रहा है। इसमें बहु संगठन, बहु चरण, इसमें बहु संगठन, बहु चरण और बहु स्तर देखने को मिलता है। ठीक है, अब चाहे तो गिन भी सकते हैं, तो चरण अब देखिए ना, बहु स्तर देखिए, संघ, राज्य, स्थानीय संगठन कितने हैं, प्लानिंग कमीशन, कैबिनेट है, एमडीसी है, स्टेट प्लानिंग बोर्ड है ना, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, अनेक अनेक संगठन। चरण देखिए कितना बॉक्स बना हुआ है, बहुत उड़ा दिया, उसके बाद भी इतना दिख रहा है। नेक्स्ट, सबसे पहले मध्यावधि समीक्षा, लगाओ, सबसे पहले मध्यावधि समीक्षा, मध्यावधि समीक्षा की जाती थी।
जो पिछली योजना के अनुभव के आधार पर उचित है। जिस पर नियोजन आयोग प्रारूप उपागम प्रपत्र को विकसित करता था, तो एक प्रकार से राज्यों के लिए निर्देश होता था। केंद्रीय कैबिनेट और एनडीसी, केंद्रीय कैबिनेट और राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी लिखो आप समझ जाओ, केंद्रीय कैबिनेट और राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की सहमति के उपरांत केंद्रीय कैबिनेट और राष्ट्रीय विकास परिषद की सहमति के उपरांत मुख्यमंत्री अपने राज्यों का भाग लेकर राज्य नियोजन मंडल, स्टेट प्लानिंग बोर्ड, एसपीबी, स्टेट प्लानिंग बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते थे। पुनः राज्य नियोजन मंडल, स्टेट प्लानिंग बोर्ड एक राज्य स्तरीय उपागम प्रपत्र बनाकर राज्य की विभिन्न जिला नियोजन समिति, जिला नियोजन समितियों और महानगरीय नियोजन समिति दी जाती है। ये दोनों संस्थाएं नियोजन के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए कार्य करती थी और एक योजना स्टेट प्लानिंग बोर्ड राज्य नियोजन मंडल को प्रस्तुत करती थी। जहां राज्य के स्तर पर योजना का एकीकरण किया जाता, और इसे मुख्यमंत्री नियोजन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करते थे, जहां पूरे भारत के स्तर पर नियोजन का एकीकरण करके केंद्रीय कैबिनेट तथा एनडीसी की सहमति, डीसी की मीटिंग 2 बार होती है। केंद्रीय कैबिनेट तथा एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद की सहमति ली जाती थी और अंततः संसदीय सहमति के उपरांत वार्षिक आधार पर इसे विभाजित करके लागू किया जाता है। ठीक है, पैराग्राफ 2। यही कारण है कि अत्यधिक जटिलताओं की वजह से बेहतर गवर्नेंस हेतु
नियोजन के स्थान पर रणनीति को अपनाया जाए। जैसे कभी कोई सवाल आ जाएगा कि नीति आयोग के गठन का औचित्य सिद्ध करिए, नीति क्या कारण है कि भारतीय नियोजन के स्थान पर नीति आयोग जैसी संस्था बनाई गई, इसके गवर्नेंस में किस तरीके से सुधार किए हैं, बदलाव किए, ये सब ये बैकग्राउंड है ना, इसी में कहा कितने तरह के प्रश्न आपको सॉल्व हो जाएंगे आपको बताऊँ। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन आपको लिखवाऊंगा मैं कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि एनडीसी जिसकी स्थापना संघात्मक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हुई थी, जिसे भारतीय परिसंघ की आधारशिला है ना, जिसे है ना बैकबोन ऑफ द इंडियन फेडरेशन कहा जाता है, इसकी प्रासंगिकता आज शून्य हो गई और ये सही हुआ, इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ कंपेयर करने के लिए। कई तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होंगे। अब जब हम पहले ही मुख्यमंत्री को बुला लिए तो 2 बार, एक बार यहाँ और एक बार पहले, कोई जरूरत आपको लग रहा है एक ही काम करने का, कोई चीज़ शुरू करेंगे यहीं पे, ये प्रारूप यहीं पे फैसला ही हो जाएगा। कितने इसमें बैठेंगे 1-2 बार, सारे टीम इंडिया बैठेगी, मीटिंग से ही आपका काम इसका हो जाता है। इतनी लंबी कम करके ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे, आपको बताएं मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन, और कुछ तो आए हुए भी क्वेश्चन उसको भी देखेंगे आपको, ठीक है। पहले तो सबको तर्क हम जाने कि हम क्यों शिफ्ट हुए, नीचे एक सब टाइटल, पंचवर्षीय नियोजन के स्थान पर सप्तवर्षीय रणनीति क्यों। वैसे आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि क्यों। पंचवर्षीय नियोजन के स्थान पर सप्तवर्षीय रणनीति क्यों, सब टाइटल पॉइंट्स में तो सप्तवर्षीय रणनीति तो क्यों अपनाया गया, मतलब उसके औचित्य क्या है, क्यों है। डॉट देखिए, फर्स्ट डॉट, भारतीय नियोजन की प्रक्रिया अत्यधिक उबाऊ, जटिल रही। कैसे जटिल है आपको समझाने की जरूरत, ये सब ये बॉक्स ये डायग्राम, ये थोड़ा सा अगर घर में जाके एक बार फिर से देख लीजिएगा, लिखवा दिया है काम कैसे कितना होना चाहिए, उसको पढ़ लीजिएगा, दिमाग में फिट कर लेंगे ना ऐसे। देखो प्लानिंग कमीशन काम करेगी, केंद्रीय कैबिनेट, फिर एनटीसी कमेटी, फिर यहाँ से स्टेट्स में जाएंगे, फिर कहाँ स्थानीय जगह पे नीचे से बनेगा, फिर नीचे से ऊपर चलेगा स्टेट में, और फिर जाएगा प्लानिंग कमीशन, फैसला होगा केंद्रीय कैबिनेट, एनडीसी और संसद। कितना ही है, थोड़ा सा धीरे धीरे थोड़ा दिमाग में बैठा लेना। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताइए, तो इसको एक बार और देख लीजिए, ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जटिल क्यों था, कैसे। और जब भी एग्जाम में कोई सवाल आए तो ऐसे डायग्राम्स कुछ ब्रीफ में बना दीजिए और मिला जुला स्टेटमेंट लिख दीजिए। मैंने जो लिखवाया है अर्थात ये वो, इसका लक्ष्य ये है कि आपके पास 1 साल बाद पढ़ेंगे एग्जाम के पहले, तो आपको बात समझना है, उनके एग्जाम से और में जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा तो एग्जाम में क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी होगी अपने आप होगी। जैसा आप देखते तो बहुत अच्छे लिखने वाले हैं, कई बच्चों को देखते हैं, कई बच्चे बहुत जबरदस्त लिखते हैं, पहले अटेम्प्ट में आईएएस बनोगे ऐसा लिखते हैं। अगर पीटी हो गया ना, कुछ लोग हैं सीबीआई के आंसर हमने पढ़े आपसे सुबह वाले बैच, तो थोड़े से बच्चे कई के थे आपकी तुलना में, जिनों में वो मेजोरिटी आ गई, क्योंकि दिनों में मैं देखा जबरदस्त नहीं 6-7-10 दिन जो भी रहा है, एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन एक और बैच में बहुत अच्छा लिखा है। और एकदम गहराई में यूपीएससी के टाइप का जो परसीव करने का तो होना चाहिए, जो मेजोरिटी मेंस देते समय आती है, मेजोरिटी आने शुरू यही तो कहने के, और क्या वो पढ़ते रहने से कभी यूपीएससी होता है। और करेंट क्या होता है, करेंट यही है कि प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोल दिया, भ्रष्टाचार पर जोर है तो भ्रष्टाचार पर क्वेश्चन, यही करना। इससे ज्यादा करंट पढ़ोगे तो करंट वो लाइव बनाता है, जो घटनाएं बाहर हो रही हैं वो किसी न किसी टॉपिक को, मुद्दे को लाइव बनाता। आप लेकिन आप आसानी से बात को महसूस कर सकते हैं। नीति आयोग कब बना, 1 जनवरी 2015। चलिए हमारे पास पेन है नहीं तो ज़्यादा देरी करनी नहीं होती इस बात को समझने के लिए। होगा टाइम लगेगा, आपको मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यूपीएससी क्या फील करती है, क्या सोचती है ना। आसानी से आपके यूपीएससी का एक अलग क्राउड होता है, उसको पीसीएस में बैठा दोगे ना, घूम घुमा के सब फेल करो। उसके पास बहुत फैक्स नहीं होता है, बहुत नॉलेज नहीं होता है, ज़्यादा पूछने लगोगे तो हाथ हो जाएगा, पास वही करो तो पास करने आता हूँ। तो कुछ चीज़ों को उसको पता है कि हमें पढ़ना क्या, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। मान लीजिए कि इकोनॉमी में एग्रीकल्चर से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर छोड़ के सारा चीज़ पर पास करेंगे। पॉलिटी गवर्नेंस एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं, गवर्नेंस के इन्फ्लुएंस वाले क्वेश्चन हम ध्यान नहीं आते, गवर्नेंस का मतलब होता नहीं, तो हमारा कभी नहीं होगा, कभी क्या कभी नहीं होगा। ये सवाल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें, हिंदी ट्रांसलेशन गूगल का है, परिसंघ कन्फेडरेशन के जाना बोलते हैं, इनकी स्कूल करे वही सही, तुम्हीं की बात करें। तो ये कि हाल के वर्षों बोलने का आदत है हिंदी, कब आया है क्वेश्चन, और 1 जनवरी को क्या हुआ है 2015 को, तो प्लानिंग को अलविदा बोल करके फैक्ट्री पे आया, ठीक है। और हमने नीति आयोग बनाया, उसको गवर्निंग काउंसिल में कितने शिफ्ट ले ली। इसके पीछे और भी कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हैं, वो निकालने पड़े, वो होते नहीं है, वो निकाले।
कि भाई ट्राइब्यूनल बनाने की बात हो गई, स्टेट को भी कह दिया कि डील कर लो। वित्त आयोग के कहने पर पैसा देना शुरू कर दिए। पहले की सरकारें क्या करती थी, पहले की सरकारें वित्त आयोग के रिकमेंडेशन कट कर देती। और आप अभी एक दो दिन और रुक गई, शायद आज नहीं हो पाएगा, कल भी आप जान जाएंगे। गवर्नमेंट से लड़ाई झगड़ा देखें, नियोजन आयोग का, वित्त आयोग का, तो आपको समझ आया। मैं आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं पढ़ा, इसके 4 मेंबर होते हैं कि ऐसा है। और क्योंकि नियोजन आयोग की बात चली तो मैंने डेट वेट बता दिया कैसे बनाएंगे साथ, मुझे वो नहीं बताना कॉन्सेप्ट, बताना उसके स्ट्रक्चरल चीजें हैं जो मिसिंग रहती हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ने में और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में जो मिसिंग होता है उसको ध्यान दें, मुझे तो क्वेश्चन पड़े, है ना। तो फाइनेंस कमीशन के पहले रिकमेंडेशन होते थे कि भाई इतना पैसा तो हम लोग बांट देते थे। अभी कहा कि 10% ज़्यादा जरूर दे दिए, बल्कि भर भर के दे। वही प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इतना पैसा दिया कि तिजोरी में रखने का जगह नहीं था कुछ राज्य। ये सब कुछ हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मिसनोमर है। और आपको मैं एक शब्द दिखाता हूँ, मैं कह रहा था, देख रहे हैं ना, विद्यमान संरचना और सुविधाओं। देखिए, क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हैज बीन इंक्रीजिंगली एम्फसाइज्ड इन रीसेंट ईयर्स, highlight the drawbacks in the existing structure। समझे, यही सब बोला था। समय आ गया है कि अब जो अस्तित्व में जो संरचना है उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। नाम अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, 2-3 महीने में आप नाम जान, आज ही जाके गूगल करके देखो क्या करना है। 15 अगस्त का भाषण, 15 अगस्त तब का पहला ही नौकरी जब से शुरू हुआ 2014। जब भी ऐसी बातें चले ना तो उस पर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देखो कैसे होगा तैयारी, तो पहले दिन ना ये थी माइंडसेट ही जो है पहले थोड़ा पॉलिटिकल इस साइड पर है ना। अच्छा, गवर्नेंस पढ़ने से ये भी नहीं है कि आपको एकदम से किसी पार्टी की, है ना, पैरोकारी करनी है। गवर्नमेंट की तो करोगे, गवर्नमेंट के प्रतिनिधियों की लड़ दोगे। मान लो कि अंबानी आपके माइंडसेट की सरकार नहीं बनी तो ना हम सरकार के प्रतिनिधि हैं, हम विद्रोही हैं, कितना सेकंड लगेगा, क्या करते हैं। तो हमें तो पहले क्या है, इंग्लिश वाले सर इतना पढ़ते भी नहीं, तो भाई कम पढ़ते हैं, एग्जाम पास करते हैं। डायनेमिक होते हैं, डायनेमिक चीज पढ़ो ना भाई, आप लोग थोड़ा सा चेंज तो कर लो अपने आप को। पहले मतलब बताए ना तरीका, उन्हें कितना दे दो, उससे पहले भी कुछ किया जा सकता है, कुछ किसी को दे दो, बांट दो किताब पढ़ने। लोग किताब लिखवाते हैं, मैं किताब हटवाता हूँ, कम करो, इतना कम रखो। आज के समय में आपके पास इंटरनेट है पढ़ने के लिए, बहुत है, बहुत मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा। काफ़ी इतना चीज़ें, इतना नहीं पढ़ पाओगे, इतना ही नहीं पढ़ पाओ। उसके बाद हम टीचर से इतने आपको लिखवाते हैं, कुछ आप क्या हाल होता होगा आप जब यहाँ से घर जाते हैं तो उसके बाद आपका जो ये उसको कम कर लीजिएगा ना, डॉक्यूमेंट करके चाहिए पर ये पढ़ाई हो जाएगा, इतना से एग्जाम पास करें। योजना कर लीजिए, कुरुक्षेत्र पढ़िए, सरकारी डॉक्यूमेंट पढ़ो, मंत्रालयों की रिपोर्ट पढ़ो, IR पढ़ना है तो विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट पढ़ लो, नेबरी कंट्री के साथ क्या सरकार सोच रही है, सारा काम आपको होगा। इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ना है तो आप होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट पढ़ लो, आपको सब पता चलेगा, नक्सल के लिए, इसके लिए, उसके लिए, उग्रवाद के लिए हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं, कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, कहीं बनाएंगे, आपको पता है। गवर्नेंस पढ़ना है, कार्मिक मंत्रालय का थोड़ा सा रिपोर्ट पढ़ो, है ना। हालांकि मैं तो सब करके रहूँगा यहाँ से, हमारे वाले में तो ये सब होगा जो RTI है, सिटीजन चाहते हैं, लेकिन एक हैबिट की बात है। और जब टाइम मिले तो फ्री टाइम में चाय कॉफी लेकर वर्ल्ड बैंक का वेबसाइट खोला करो, उसमें एशिया में जाओ, भारत में जाओ, वर्ल्ड बैंक क्या कहती है, कुछ रिपोर्ट्स लिखा करो। टॉप रैंक, टॉप 3-4 लोगों की कॉपी पढ़ो, लोग क्या लिखते हैं, करते किसी कुछ रिपोर्ट्स डालते हैं। हम डेमोक्रेसी को लिख रहे हैं, रिपब्लिक को लिख रहे हैं, गवर्नेंस को लिख रहे हैं, ई गवर्नेंस को लिख रहे हैं, वर्ल्ड बैंक क्या कह रहे हैं हाल फिलहाल में भारत के लिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पंचायती राज फंड से लगाया हुआ यूएनडीपी का है, ये 3F वर्ड ही किसने लिया है, यूएनडीपी ने। आपको पास क्वेश्चन है तो बड़ा ग्लोबल नेचर का, इस तरह की चीज़ों में अपना टाइम लगाइए। आपका लैपटॉप, टैबलेट जो भी है उसमें सेव करके रखिए। वर्ल्ड बैंक हिंदी में मिलता है, हिंदी एडिशन करिए, आराम से आपको शुद्ध रूप से रिपोर्ट ऐसा है ऐसा कर लो। 4-5 मिनिस्ट्री के परिणाम देखो तो कहीं नोट है, उसके आपको रिपोर्ट देखना चाहिए। कहीं भी पीछे हट के कहीं भी तब आगे की बात करते हैं, ठीक है। कार्मिक मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ पर्सनल, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, विदेश मंत्रालय IR में हो जाएगा, गृह मंत्रालय इंटरनल सिक्योरिटी में हेल्प हो जाएगा, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। इतना सॉलिड लिखा होगा ना, ओजोन डिप्लीशन पे कहीं नहीं, सरकार की जो तर्क होगी, सरकार की जो बात होगी, बात ही अलग, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इन सब चीज़ों को पढ़ा करो, सरकारी डॉक्यूमेंट्स पढ़ो। स्ट्रेटजी 75 देखो, स्ट्रेटजी 75 जब तक ये नया नहीं आता, 2015 से 22 तक का 7 साल का स्ट्रेटजी हर एरिया, उसके कुछ ब्रीफ नोट्स बना लो, है ना। कभी नीति आयोग की वेबसाइट पर चले जाया करो, कुछ देख लो कि फ्यूचर प्लान के लिए क्या कह रही है, तो देखा करो। इन सब चीज़ों से करके आपका बहुत डायनेमिक रहोगे। और कोई हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम को कुछ नहीं होता नहीं, वर्ल्ड बैंक, UNDP, इन सबकी वेबसाइट्स पे आया जाया था। मैं आपको कहूँगा गूगल क्रोम पे सारी वेबसाइट एक साथ खोल लीजिए और उसी का कैची फाइल जो है उसको सेव करिए। जब भी आपको दिल करे कि आपको देखना है कि क्या मतलब दुनिया में सरकार है, एक क्लिक से फट से खुल जाए, ठीक है। एक क्लिक करोगे तो सभी जो भी 10-12 आपका वेबसाइट है आप एक साथ सामने होते हैं। दृष्टि है इस वेबसाइट पर, इस तरह की चीज़ें आते रहती हैं, करेंट अफेयर होते हैं, सब कुछ इसी चीज़ें आप थोड़ा करिए और कम पढ़ा करिए। कुछ और भी जो करना है वो कर सकते हैं। इंग्लिश वाले आपसे सच में बता रहे हैं, मैंने देखा ये एकदम से समझदारी से मैं बोल रहा हूँ, आपसे कम पढ़ते हैं, आपसे ज़्यादा नंबर लेके इसलिए कहीं से आ जाते हैं क्योंकि वो ये सब करते हैं, वो डायनेमिक चीज़ पढ़ते रहते हैं, सरकार के भाव को समझते हैं, वो लिख देते हैं, उनको पसंद कर लिया। आप थोड़े से ट्रेडिशनल उसके होते हैं क्योंकि एटीट्यूड बहुत टफ है, इजी तो माइंड मत करना, आपको लगता है कि वो साम हमारा जो है ऐसा होगा, थोड़ा सा टफ है।
कई लोगों में नहीं है। कुछ कुछ तो बच्चे ऐसे हैं कि आपको पता नहीं आउट ऑफ द बॉक्स है, कहीं नहीं घुस जाता ऊपर काफ़ी अच्छा। फिर फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए कि भाई जो चीज़ पूछा जाता है ना हम वो पढ़ें, ताकि हमें मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आना चाहिए, एग्जाम से उसका कोई संबंध होना चाहिए, चाहे पीटी में यही तरीका है। जो नहीं आ रहा है पढ़ा जाता होगा हम लोग क्यों पढ़, जैसे कुछ कुछ एरिया पेपर वन में आप देखे होंगे नहीं सवाल, हम उसमें लगे रहें कि हमको इसके एकदम कानूनी हो जाएंगे, उस पर एकदम मास्टरी करते रहते हैं, सवाल आया ही सिर्फ कंटेंट मैनेजमेंट प्रोफेशनली प्रिपरेशन हमें करना चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोग एक तो एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो अगस्त के महीने में शायद मुझे याद नहीं आया, सितंबर के महीने ऐसे का प्रोग्राम होता है। मैंने तो देखा है कि रोल ऑफ मीडिया इन गुड गवर्नेंस वहाँ पे पहले आया था यूपीएससी में बात में, मतलब उसको ऐसे का चैप्टर देखी कि वो ऐसे का एक कॉम्पिटिशन किस चीज़ की ले रहे थे। और एक और संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टाइप करोगे गूगल में ना फट से खुल जाए, IIP है, इतना ही टाइप करोगे। एशिया की जबरदस्त संस्था है, जैसे कि आप जाओगे भी 9 साल सीनियर अफसर हो जाओगे ना, तब वहाँ पे एक होगा एडवांस प्रोफेशनल प्रोग्राम फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बुलाया जाएगा IAS, है ना। एक और संस्था है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ICCR, वो भी ऐसे के लिए कल्चर से रिलेटेड बहुत सारा फुटेज देते हैं, पता नहीं जैसे कैसे पहला ही क्वेश्चन पेपर बनता है ICCR इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, तो आपके पास भंडार है, किताब का क्या काम। और ये सारी संस्थाएं जो मैं बोल रहा हूँ ये सबकी रिपोर्ट आपकी हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, तो आपके तरीके हो जाएंगे। तो आप ना थोड़ा सा क्वेश्चंस के नजदीक हो जाएंगे, और जब आप जैसे आपने कोई सवाल लिखा किसी भी चीज़ पर, उसको भारत सरकार की कुछ बात करी आपने, सरकार का ये मान, सरकार का ये फर्क, आपने उसमें 1-2 लाइन वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट डाल दी, UNDP रिपोर्ट डाल दी, सर वो श्रेष्ठ हो जाता है आपसे। मैंने तो देखा है कि जितने आजकल अच्छे कर रहे हैं बच्चे, अच्छा ये भी मैंने देखा है कि इंग्लिश में बहुत सारे फैक्ट्स, मान लीजिए मैं RTI को लिखा तो एक लाइन खींचा बच्चे ने यहाँ से काफी शुरुआत में, और उसने एक यहाँ पॉइंट ऊपर नीचे ऐसा कर दिया, दुनिया भर का फैक्ट्स एंड फिगर्स भर दिया, यहाँ तो आप एक लाइन को करोगे तो कोई एक्सप्लेन नहीं है, तथ्य आंकड़े, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी डिमांड को लिखना है, और कुछ फैक्ट्स भी बता दिया तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर भी समझ रहा है कि इसको अच्छा हिंदी वाला लिखेगा तो एक चीज लिखना है। सबसे पहले स्टूडेंट ने 1766 में एक सबूत यहीं पर लिख दे रहे थे 1766 फर्स्ट, ठीक है, इसके लिए 15 सब खा गए, फिर हम दूसरा बात तब कहाँ गए, फिर गाड़ी घुमाए एकदम बड़ा सा, ऐसे 4-5 फैक्ट लिखने में 50-60 शब्द हमारे चले गए, कुछ कैसे होगा, हम बुरा मत मानिए प्लीज, है ना, लेकिन मैं आपके हित की बात कर रहा हूँ, बहुत संभव है बच्चे, ये आपको सीखना पड़ेगा, ये प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा, वरना फाइनली जो कहने में अच्छा नहीं लग रहा है कि बच्चे फिर वो PCS में ही एडजस्ट हो गए और वो अच्छा भी नहीं है, लेकिन आप बहुत जल्दी सीधे IAS के एग्जाम में बहुत तेजी से बहुत नंबर लाते हुए पास कर सकते हैं, तो थोड़े तरीके बदल तो। और ये मैं आपको बिल्कुल जो एक्सपीरियंस है चीज़ें आप खुद भी थोड़ा सा इन चीज़ को देखो ना, जो टॉपर्स हैं उनके बहुत आजकल इंटरनेट पर बहुत चीज़ें अवेलेबल है, उनके आंसर हमें जो लिखी ये सब बातें समझ सकते हैं, पढ़ के देख करके जाके और फिर अपनी तैयारी ऐसा कर सकते हैं, जब भी वक्त मिले तो ऐसे रिपोर्ट्स एनुअल रिपोर्ट्स ये सब पढ़ा करें, यही सब आपको पढ़ें और कुछ है पढ़ने का मन नहीं कर रहा बच्चा, इसलिए इसी बंद करवा दी, चलिए अच्छी बात है, देख लीजिए 25 पे है तो बंद कर दीजिए, ठीक है, तो आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग अपने जगह पे वापस आ जाए। मैं ये कह रहा था आपको कि क्वेश्चन को कैसे पकड़ा, करंट ही करंट क्या हुआ कि प्रधानमंत्री ने बोला स्ट्रक्चरल चेंज करने के लिए, करंट हो गया, अच्छा कोई बच्चा पढ़े कि प्रधानमंत्री नहीं इतने तारीख को ये पर करंट अफेयर्स कोई फायदा है, फायदा तो कंटेंट सही, बस इतने से, ठीक है, नहीं समझने की जरूरत। तो पॉइंट्स पे हम लोग थे कहाँ पे, चलिए क्वेश्चन रहने देते, कहाँ थे हम लोग, भारतीय नियोजन की प्रक्रिया अत्यधिक उबाऊ और जटिल, दूसरा ऐसे भी अनुभव रहे हैं, क्यों हम लोग स्ट्रैटेजी पे गए इसकी बात करें, दूसरा ऐसे अनुभव रहे, ऐसे भी अनुभव रहे हैं जब केंद्र सरकार को अंतरिम नियोजन, इंटरिम प्लानिंग, अंतरिम नियोजन इंटरिम प्लानिंग करके योजना की अवधि को पूरा करना पड़ा है, और योजना बनाने में ही योजना अवधि समाप्त हो जाती है। ठीक है, तीसरा रणनीति बनाने के लिए नीति आयोग मुख्यमंत्रियों के साथ कुछ बैठकों में ही फैसले हो जाते,
जबकि नियोजन में वर्षों लग गए। रणनीति पर चलने का लाभ यह है, रणनीति पर चलने का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को जल्दी से सुधारा जा सकता। जबकि नियोजन इसके लिए लंबी प्रक्रिया का इंतजार करना, 7 वर्ष की अवधि होने से एक सरकार से दूसरी सरकार नीतिगत स्तर पर एकीकरण, नीतिगत स्तर पर एकीकरण को सुनिश्चित किया जा सकता है। नीतिगत स्तर पर एकीकरण को सुनिश्चित किया 5 साल की एक सरकार 5 ही साल में बदलते रहे, काफी दिक्कत है। एक तो पहले मैच ही नहीं कर पाएगा सरकार के साथ आने का शुरू प्रक्रिया थी, तो इसलिए हमने उनको नमस्ते कहते हैं। अब हम नमस्ते नहीं तो क्यों छोड़े, इतना जटिल था, इसीलिए हमने अब दोनों इंस्टीट्यूशन का ऑर्गेनाइजेशनल एक कंपैरिजन पर बीच में लाइन खींची थी। तो एक छोटा सा टाइटल दी, नियोजन आयोग और नीति आयोग की तुलना, नियोजन आयोग और नीति आयोग की तुलना, बीच में एक लाइन खींची थी, ऊपर से नीचे लंबा जाएगा। लेफ्ट साइड में लिखी थी नियोजन आयोग, दाहिने साइड में लिखी थी नीति आयोग। लेफ्ट साइड में छोटा सा लिख दीजिए टाइटल बटन, फिर डैश देकर इस तरीके से आप डेवलप कर लीजिए टाइटल। यहाँ पे लिखा है नियोजन, और राइट में नीति आयोग। यहाँ पे लिख दीजिए बटन और डैश देकर। ये 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 यहाँ लिख दीजिए 1 जनवरी 15 यानी मुझे दर्जा स्टेटस क्या है, कार्यकारी संगठन, कार्यकारी संगठन, जहाँ कार्यकारी संगठन लिखे उसके ब्रैकेट में लिखिए मंत्रिमंडलीय संकल्प से गठित, कार्यकारी संगठन मंत्रिमंडलीय संकल्प से गठित। लेकिन आता भी रहता है आयोग क्या है, संवैधानिक संस्था नहीं है, क्या है कार्यकारी मंत्रिमंडलीय संकल्प से गठित। अब लिख लीजिए उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें थोड़ा पॉइंट पर लेफ्ट साइड में लिखिएगा। नियोजन आयोग में पहला खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा। दूसरा लेफ्ट में नियोजन आयोग पर्सपेक्टिव प्लान, परिप्रेक्ष्य नहीं होगा, पर्सपेक्टिव प्लान, पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव प्लान क्या होता है ये, जैसे हम किसी परिप्रेक्ष्य में प्लान करें और धीरे धीरे उसको फिर से ले आते हैं एक समय के बाद, एक फिक्स स्पैन ऑफ टाइम के बाद, वी विल रिपीट दैट, तो इट विल बिकम लाइक अ रोलिंग प्लान। जैसे हमें पर कृषि पे ध्यान, उद्योग पे ध्यान, फिर कभी कृषि घूम के आए, पर्सपेक्टिव है कृषि के परिप्रेक्ष्य। सिर्फ ये कृषि उद्योग सेवा यही नहीं होगा, कभी हम शिक्षा पे फोकस बनाए, कभी हम संचार पे बनाए, जैसी आवश्यकता है एनर्जी पे बनाए, डिजिटलाइजेशन पे बनाए, और फिर बारी बारी से घूम के आते हैं। इसको कहते हैं रोलिंग प्लान। रोलिंग मतलब एक किया, दूसरा किया, तीसरा किया, फिर वापस आके जो परिक्रिया था उसको फिर से वापस, पर्सपेक्टिव प्लान, रोलिंग प्लान। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास एवं प्रबंधन, पहाड़ी क्षेत्र हिल एरिया डेवलपमेंट नाम, पहाड़ी क्षेत्रों के विकास एवं प्रबंधन। नेक्स्ट, ग्रामीण केंद्रों का विकास, ग्रामीण केंद्रों का विकास। विलेज सेंटर्स पे ध्यान रखिए, दाहिने साइड में नीति आयोग का उद्देश्य नंबर 1, उद्देश्य में पहला था नगरीय केंद्रों पर बल, नगरीय केंद्रों पर बल। दूसरा नीति आयोग राइट, खाद्य सुरक्षा के साथ साथ कृषि प्रसंस्करण पर बल, खाद्य सुरक्षा के साथ साथ कृषि फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग पर बल।
गवर्नेंस की जटिलताओं में सुधार कर, जटिलताओं में, प्रक्रियाओं में सुधार कर। ठीक है, भारत के विकास में, भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों की भागीदारी का बढ़ा, प्रवासी भारतीयों की भागीदारी को बढ़ा, क्रय शक्ति में अभिवृद्धि करते हुए, क्रय शक्ति में अभिवृद्धि करते हुए नए नए संसाधनों, नए नए संसाधनों को ढूंढना और उसका दोहन करना। तो समझते हैं, आपके पास क्रिस्पी पॉइंट्स हैं और इतने क्रिस्पी कहीं आप देखेंगे हम इसे आप कर पाएंगे। अब आपको ये थोड़ा मॉडर्न टाइप का लग रहा होगा, आज का लग रहा है। अब देखिए एक तरीका है कि ये कहीं गाँव छोड़ दिया, गाँव का ध्यान ही नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, और गाँव के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय है, आप एक इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं, ऐसा ही समझिए, गवर्नमेंट पढ़ते हैं, कुछ संस्था का काम है। क्यों शहर पे ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है, इस बात को समझिए। ठीक है, इसलिए शहर पे ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। एक जमाना था जब हम गाँव में रहते थे और अपनी मिट्टी से लगाव रखते। आज रूरल अर्बन माइग्रेशन बहुत फास्ट है और धीरे धीरे भारत की अधिकतम जनसंख्या शहरों में शिफ्ट हो जाती है। गाँव में कोई थोड़ा अच्छा कर लेता है तो अगल बगल के जो भी नगरीय क्षेत्र होंगे, 5-6 भी अर्बन यूनिट्स हो तो वहाँ पे चला जाए, वहाँ पे जमीन ले लेगा, घर बना लेगा, बच्चों का कुछ भी कर लेगा। गाँव में धीरे धीरे ऐसा हो रहा है। हालांकि फ्यूचर गाँव में आप ऐसे कितने लोगों का जमीन होगा होगा कभी ना बेचें, बल्कि और खरीद सके तो खरीद के रखते रहे। विलेज टूरिज्म का ही दौर आ जाएगा, ऐसे लोग निकल जाएंगे बाहर। तो जो बचेंगे ना वो स्किल्स के पास हैं गाँव के और गाँव की मिट्टी कल्चर से जुड़े हुए, तो सब कमर्शियली बहुत हाई होंगे। अच्छा 20 साल का भारत जो है तो गाँव घूमने जाएंगे, आपको शहर में रहेंगे। आपके जैसे क्लास में बच्चे सिलेंडर विलेंडर लगा के आएंगे, अभी तो मास्क ही लगा के आ रहे हैं, देखो तो ऑक्सीजन का जरूरत पड़ जाएगा, तो बहुत चीज़ का जरूरत होगा। जो भी गाँव में है वो स्वर्ग में तो पानी मिल रहा है अच्छा, या फिर टेबल कभी कभी नीचे जाता है दिक्कत होती है, लेकिन मौसम देखिए बारिश होगी करती है चून के लिए तो टूटी भी कुछ। इंडिया का इकॉनमी भी एग्रीकल्चर बचा लेता है, तो चीज़ें ठीक है, इकॉनमी है, फ्रीडम है। यहाँ पे देखिए अब आके एडजस्ट करके झुग्गी में, या ये जो आप देख रहे हैं एकदम 25 गज का मैच डॉग जैसा ऊपर क्या रहा शुरू है, तो बहुत बड़ा हैप्पीनेस है। और ये मॉल मेट्रो ये सब कितने समय के लिए काम होता है, सब्जियाँ खाएंगे सिंथेटिक होगा, स्प्रे किया हुआ होगा, कितनी अच्छा मिलेगा। हाँ ये पॉइंट भी है ना, इनके आइडियाज भी ठीक है कि गाँव में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही, लेकिन आगे ऐसे नहीं होंगे, है ना। और धीरे धीरे लोग गाँव से छोड़ देंगे ना, कि सुविधाएं जहाँ पे हैं वहीं पे आ जाएंगे, और सरकार इसीलिए अर्बन सेंटर पे ही ध्यान दे रही है, क्योंकि ट्रेंड यही है, ट्रेंडिंग पैटर्न को देखते हुए वो इसी तरीके से कर रहे हैं। तो मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, गेस्ट पॉइंट, भविष्य में जितने क्वेश्चन आएंगे अगर लोकल बॉडी से, तो नगर वाले ज़्यादा तैयार करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिक्स मेरा एरिया नहीं होगा, लेकिन उसी एरिया से क्वेश्चन हो, सरकार की मिजाज और गवर्नेंस को समझ लो ठीक से, म्यूनिसिपल गवर्नेंस, मतलब 74th अमेंडमेंट वाले एरिया के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे रादर दैन की पंचायती राज सिस्टम, देर हैज गॉन। तो अब जो लोग हैं उन्होंने कहा वो पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है, बिल्कुल सिर्फ होते हैं, लेकिन गाँव में जो है ना उसको भी रियलाइज़ करना चाहिए। शुद्ध हवा, अच्छे रिश्ते, शहर में बगल के कमरे लास्ट पड़ी होगी तो कुछ नहीं अलग, अच्छे रिश्ते, अच्छा भोजन, और कुछ नहीं तो खुला छत के नीचे सोने का आनंद, और ऐसा बहुत कुछ है गाँव में जो गोवा में जाके मिलता है। गोवा में लोग बैठ करके समुद्र के किनारे वो लगा के अपना सेल्फी उल्फी लेते हैं, अपन है ना, कपड़े उपड़े इधर उधर करके फिर सेल्फी लेते हैं, करते हैं। शहर में भी यही, सॉरी गाँव में ऐसा, गाँव में गरीबी की वजह से कपड़ा ही कम, और वो कभी रहा है, क्या अंतर है बताइए, उसके आनंद में गोवा के आनंद में अंतर है, तो बता दीजिए। इसे पर्सपेक्टिव है, माइंड का, एटीट्यूड का, यही काम तो वहाँ होगा। अच्छा वो वहाँ पे जैसे जिस चीज़ से गाँव में दवा छिड़का जाता है, गोवा में ऐसा चले तो क्यों मिलने चलेगा, तो पिलाता रहता है। हैप्पीनेस बताओ, पढ़ लिख के और बहुत अमीर बन के लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली वही काम करते हैं जो कब का लोग कर चुके हैं, गाँव में करते रहते हैं, और उनको कहा जाता है कि नहीं ये अच्छे नहीं है, ये मॉडर्न नहीं, ये होता है कि कैसा ड्यूअलिज्म। जैसे ही आप लोग थोड़े से सफल हो जाएंगे ना, तो घूमने में जाएंगे यूरोप, पूरे यूरोप इसी तरह का जैसे गाँव, छोटे घर, एक दो कमरे के घर, नदी के किनारे शांति से बैठ के, पूरी सब मैं इस कॉन्टेक्ट में कह रहा हूँ एक्जैक्टली। अब चूँकि अर्बन सेंटर्स पे फोकस ज़्यादा है, इसलिए गवर्नेंस की बात करें। प्रक्रियाएँ अभी हमने भी करती है, नियोजन में भी प्रक्रियाएँ बहुत महत्वपूर्ण कम करने के लिए पेपरलेस ऑफिस पर ध्यान देना है। प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं तो भारतीय से मिलते हैं, शर्माते बिल्कुल नहीं है, अपना अकाउंट नंबर हम बता लो पैसा और आधे घंटे में 15-15 करोड़ रुपये आ जाते हैं, कोई योजना नहीं चल रहा है, कोई ऐसा नहीं है। तो उनकी भागीदारी तो होगी आपके पास, अच्छा है डायरेक्ट से अच्छा क्या होता है सरकार के, कभी गंगा का फोटो दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, किसी किसी काम पे मिल जाए, तो ये उनको जरूरत है, उनको सम्मान दे देते हैं। तो कहते हैं अभी कहीं भी जाएंगे प्राइम मिनिस्टर उनके भाषण में, बाहर प्रवासी भारतीयों के सामने मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट करो, 4-5 चीज़ बोलेंगे,
आप हमारे यहाँ आइए, आप जो कहेंगे हम वैसा लॉ बदलेंगे, प्रक्रियाएं आसान बनाना। और सब लोग हाथ उठाइए, कितने लोग को लेके आएंगे घूमने के लिए, तो टारगेट लेके आते हैं 5 लोग को लेके आओगे तो 3 को ले आओगे, है ना? ऐसे ये सब उनको अगर बढ़ाएंगे तो डेवलपमेंट ही होगा, बढ़ाएंगे तो संगठन कैसा पॉइंट पर लिखते रहिएगा। इसमें 4 स्थायी सदस्य और 4 अस्थायी सदस्य तथा अनेक पदेन सदस्य हुआ करते, अनेक पदेन सदस्य हुआ करते। दूसरा डॉट लेफ्ट साइड में, इसमें कार्यक्रम क्रियान्वयन, मूल्यांकन संगठन, पीईओ कहते हैं, प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइज, कार्यक्रम क्रियान्वयन मूल्यांकन संगठन। इसकी स्थापना 1952 में हुई, इसी के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1952 में हुई। यह राज्यों में नीतियों के मूल्यांकन का कार्य करता है, नीतियों के मूल्यांकन का कार्य करता है। अगला डॉट लेफ्ट नहीं, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और राज्यों की कोई भागीदारिता नहीं होती है। अगला डॉट, इसके प्रशासनिक अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी, भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते थे। तो दाहिने साइड में आ गई संगठन, इधर का कैसा है जरा देखिए। पहला डॉट, 2 स्थायी सदस्य एवं 2 अस्थायी सदस्य, 2 स्थायी सदस्य एवं 2 अस्थायी सदस्य तथा 4 पदेन सदस्य होते। ठीक है, तो 8 नहीं सब निपटा दिया तो बड़ा भारी भरकम। मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नेंस, सरकार का आकार छोटा होना चाहिए, कम लोग रहेंगे तो कम खर्चा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर कम होगा, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कम होगा, अच्छा रहेगा। अगला पॉइंट दाहिने साइड, संगठन में ही इसमें गवर्निंग काउंसिल या अधिशासी परिषद होती है। गवर्निंग काउंसिल या अधिशासी परिषद होती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री ऑब्लिक एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑब्लिक प्रशासक, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री ऑब्लिक एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑब्लिक प्रशासक भी इसके सदस्य हैं। इसका मतलब हुआ कि ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जहाँ पे विधानसभा है, दिल्ली, पुडुचेरी, उसके चीफ मिनिस्टर होंगे। बाकी जगह जहाँ तहाँ एलजी बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो हो जाएंगे। कहाँ बोलते हैं? दिल्ली में तो आ गए मुख्यमंत्री, तो वो नहीं है। पुडुचेरी में सीएम आ गए, तो अब एलजी कहाँ है? अंडमान निकोबार में और जम्मू कश्मीर, वहाँ से एलजी हो गए। बाकी जगह पे जैसे चंडीगढ़ हो गया, दादरा नगर हवेली, ये सब वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर। अंडरस्टैंड? तो ये ऐसा एक सिस्टम। अगला डॉट, इसी में दाहिने साइड, इसमें एक क्षेत्रीय परिषद, इस क्षेत्रीय परिषद का अंग्रेजी में बैठक पड़ेगी रीजनल काउंसिल। एक शब्द काट दीजिए, इसमें क्षेत्रीय परिषद भी हो सकती है। पहले कुछ बात समझ लीजिए, तब आगे लिखेंगे। जैसे हिंदी में ना वोकैब कम है क्षेत्रीय परिषद, एक होती है जोनल काउंसिल, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी पढ़ेंगे, एक होती है जोनल काउंसिल। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये कैसी है? सांविधिक है, स्टैट्यूटरी, संवैधानिक नहीं है, स्टैट्यूटरी। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ना, 1956 से बनाई गई। और मैं बात कर रहा हूँ रीजनल काउंसिल। कभी कोई पीटी का एग्जाम देने गए, ये जो बनाई गई है जोनल काउंसिल, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट थी, उसके बाद हमने सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 1971 में बनाई। कानून से बनती है, एक्ट से, वैधानिक है, सांविधिक है, कानूनी है, स्टैट्यूटरी है। ठीक है, और इसका काम क्या है? संघ क्षेत्र समन्वय। अब इसको हटा दी। गलती ये नहीं करना है, कोई प्रीलिम्स का एग्जाम देने गए, हिंदी में लिखा हुआ है क्षेत्रीय परिषद और समझ गए रीजनल काउंसिल, पता चला इंग्लिश का जोनल काउंसिल।
रीजनल काउंसिल ये एक कार्यकारी संस्था, ये क्या है? कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव, है ना। ये हम लोग वहां पे बना सकते हैं जिन क्षेत्रों में कोई विवाद हो जाए, पानी का लड़ाई हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे झगड़ा हो गया दो राज्य के बीच में, या एक संघ क्षेत्र है एक राज्य है, तो उसमें जिसके जिसके बीच में लड़ाई है उसका एलजी, एडमिनिस्ट्रेटर या चीफ मिनिस्टर जैसी स्थिति है वो उसका मेंबर होगा, इसका भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे और विवाद को सुलझा दिया जाएगा। ये भी इसीलिए ये कार्यकारी है। रीजनल शब्द आए तो क्या कहना है, क्या टिक मारना है? कार्यकारी। और जोनल आए तो वो स्टैट्यूट है। ये अंतर ध्यान रखें, बिना इंग्लिश के टर्म देखे हुए टिक नहीं करते। अब लिखिए क्या, अब एक बार हमें बताइए क्या लिखे हैं? क्षेत्रीय परिषद, रीजनल काउंसिल भी हो सकती है जिसकी स्थापना ऐसे रीजन या क्षेत्र के लिए, जिसकी स्थापना ऐसे रीजन या क्षेत्र के लिए होगी जहां एक से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्र में विवाद हो, एक से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्र में विवाद हो। इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं और विवादित क्षेत्र या रीजन, विवादित क्षेत्र या रीजन के मुख्यमंत्री, विवादित क्षेत्र रीजन के मुख्यमंत्री, पब्लिक एलजी, पब्लिक प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, इसके सदस्य होते हैं। इसके सदस्य होते हैं, है ना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन दो तरह, आपने देखा कि राज्यों की भागीदारी क्या है। अब एक बहुत अच्छी सी बात थी नियोजन आयोग में जो हमने हटा दिया, तो वो एक कमी भी है इसकी, समझने की। नीचे भी ऐसा बढ़ता रहे, सहायता अनुदान, यहां पे एक लिख दीजिए सहायता अनुदान, एक टैग लाइन दे दीजिए और लेफ्ट साइड में लिखो नियोजन आयोग। चिंता मत करिए कितना पेज जा रहा है, दाहिने खाली है बायां ऐसा है, आप बड़े दो, छोटा मोटा चीज सोचा नहीं जाता। कभी देखें कि आईएएस अधिकारी से फोन नंबर मांगा, उसके पास कार्ड नहीं है तो कहीं से एक अखबार का छोटा सा फाड़ के और लिख के अपना दिया, ऐसा हैबिट होता है। एक पेज निकालेगा यहाँ से यहाँ तक फोन नंबर कभी तो ऐसा होता है ना। लिखिए भाई सहायता अनुदान। नियोजन आयोग संघ से राज्यों को, नियोजन आयोग संघ से राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान, ग्रांट्स इन एड, सहायता अनुदान में सहायता अनुदान में अंतिम फैसला करने वाला संगठन था। इसके ठीक दाहिने में लिख दीजिए, नीति आयोग में देखिए, संघ से राज्यों को, संघ से राज्यों को दिए जाने वाले, संघ से राज्यों को दिए जाने वाले स्वैच्छिक अनुदान पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार, अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नीति आयोग के पास नहीं है, नीति आयोग के पास नहीं है, और यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय को दे दिया है। ठीक है, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। तो देखिए क्या होता है ना कि आम आदमी या भारत के लोगों के लिए सिर्फ है, ये पार्टी वो पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, फला, सब एक ही पार्टी है। देखिए यही समझ कर अंतर है। हाँ, पॉलिटिशियन इज ऑलवेज ए पॉलिटिशियन एवरीवेयर, कहीं पे झूठ मूठ के जिसको समय खपाना हो, कोई भी सब चीज में ये अच्छा है तो वो खराब है, ये आइडियोलॉजी है, कुछ नहीं होता। सत्ता में आने के बाद ना सब एक ही हो जाता है, एक ही पार्टी पाई जाती है। ठीक है, और राजा और प्रजा, स्टेट एंड इंडिविजुअल, ये दो ही तरह का सिस्टम नहीं है राइट। जितना जल्दी समझ में आ जाए लोगों को उतना अच्छा होता है। अमेरिकन इसको समझते हैं अच्छे से, इसलिए एक पार्टी को रहने नहीं देते। वहाँ पर नेता जनता को नहीं कुछ करते, जनता नेता को करते, वही चेंज करते रहते। हाँ हाँ बोलते रहेंगे, जमीन खींच लेंगे अच्छे से, है ना, ऐसा है। तो यहाँ पे भी हालांकि राजस्थान के लोग इसमें माहिर खिलाड़ी, एक दो जगह है यहाँ पे जहाँ टू पार्टी सिस्टम हिमाचल प्रदेश में हुआ करती थी, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। राजस्थान में गजब है, कितने हैं राजस्थान के यहाँ पे, 5 साल में कैसे सरकार बदल गई। तो मैं वहाँ पे 15 सालों से भी ज़्यादा समय से पढ़ाया हूँ राजस्थान में, तो मुझे इस बात का इल्म है कि जो 5 सरकार बदल देते हैं, टीचर को बदलने में कितना देर लगाएंगे, है ना। तो कितना जो है ध्यान देना पड़ा, इसलिए मुझे इस बात का अंडरस्टैंडिंग रहता है। अभी इसमें इसकी कमियाँ और खूबियाँ ये सब देखेंगे। अब आपके पास साफ साफ झलकता हुआ अच्छा बुरा जो है एक कंपैरिजन आपके सामने होगा, बाएं दाएं से नीचे ऊपर है। देखिए उपर्युक्त
उपर्युक्त तुलनात्मक तुलनात्मक विश्लेषण के निम्नांकित सकारात्मक व नकारात्मक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। उपर्युक्त तुलनात्मक विश्लेषण के सकारात्मक व नकारात्मक निष्कर्ष नीति आयोग के संदर्भ में निकाले जा सकते हैं। ऐसा लिखते हैं, नीति आयोग के संदर्भ में निकाले जा सकते हैं। देखिए सकारात्मक पक्ष, अच्छी बात को पहले कर लेना चाहिए। चलिए सकारात्मक पक्ष, आपने देखा कि अच्छा एक तो शब्द मैंने छोड़ दिया है। नीति आयोग में एक जो संगठन लिख रहे थे, संगठन में एक पॉइंट डाल दीजिए कि इसके प्रशासनिक अध्यक्ष को सीईओ कहते हैं। नीति आयोग में एक पॉइंट ऐड कर, इसके प्रशासनिक अध्यक्ष को सीईओ कहते हैं, है ना। अब देखिए नाम में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन नाम से संबंधित कल्चर में अंतर है। जैसे हम जब कहते हैं सचिव, तो इसका मतलब पैसे उड़ा देगा, पैसे उड़ाने की गंध आ रही है। और जब आप कहते हैं सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो कंपनीज में होता है, इसमें एंटरप्राइजिंग स्किल अच्छा होगा, इसमें पैसे कमाने की सुगंध आती है। दोनों में फर्क, कल्चर में फर्क है। ये ज्यादा एक्सपेंडिचर करने वाली, कभी घूमने जाओगे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया की तरफ तो देखना नीति भवन है, जो योजना भवन होता है। कभी टॉयलेट बाथरूम भी अगर यूज करोगे आप ना, अधिकारी बनोगे तो करोगे, 5 स्टार शर्मा जाएगी, शर्मा जाएगी। इतनी है ये जो ऑर्गेनाइजेशन की ना नीति नियोजन आयोग, इसको कहते हैं, जैसे कुछ कहावत है सरकार, रेड कैपिज्म एंड व्हाइट कैपिज्म। इस व्हाइट एलिफेंट थे, 5-5, 6-6 करोड़ रुपए एक बाथरूम में लगाए, बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट चीज लगाओ। प्राइम मिनिस्टर के नाम पर पीएमओ को बराबरी करने में ये भी हाई-फाई टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया भर का एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बहुत हाई, खूब खर्चे, दुनिया भर का मेंबर बना के रखे हैं, 100 मेंबर, ढेर सारा मंत्री बना हुआ है, पैसा उड़ रहा है, ठीक है, अच्छा नहीं था। अब जो है गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गवर्नेंस कहता है कि पैसा कम खर्च करना चाहिए, कार्यकुशलता, मितव्ययिता और प्रभावशीलता। तो ये पहला पॉइंट, ठीक है। नीति आयोग में सदस्यों के कम होने पे गैर योजनागत व्यय कम होता है, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर कम, जो कि नियोजन आयोग में अधिक होता है, नियोजन आयोग में अधिक होता है। दूसरा, प्रशासनिक अध्यक्ष सीईओ है, इसमें सचिव की तुलना में अधिक उद्यमिता पाई जाती है, अधिक उद्यमिता, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, अधिक उद्यमिता पाई जाती है। मतलब पैसा खर्च करने पर ध्यान नहीं है, कुछ कम करने पर ध्यान, जस्टिसेबल खर्च करता है। नेक्स्ट, नीति आयोग की कार्य संस्कृति में, नीति आयोग की कार्य संस्कृति में संघात्मक व्यवस्था के तत्व देखने को मिलते हैं, क्योंकि नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारिता देखने को मिलती है। अगला पॉइंट, कई विषय वस्तुओं पर विपक्षी दलों से शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति निर्माण की कार्रवाई की अध्यक्षता की। नीति निर्माण कई मामलों में विपक्षी दलों से शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति निर्माण की कार्यवाही में अध्यक्षता की। जैसे जब टीम इंडिया का मीटिंग होता है तो ये नहीं देखा जाता है कि ये किस दल का है, वो किस दल का है, क्या देखा जाता है, भारत का विकास कैसे होगा। और भाई चीफ मिनिस्टर को ऑप्शन दिया जाता है कि आप बताओ कि इंडिया में अब आप कैसे देखते हो, आपका क्या विजन है। तो कोई विपक्षी दल का कोई कहेगा, कुछ बात कहेगा, तो उनको ऑफर दिया जाएगा कि आप लीड करो। जैसे कोई कह रहा है कि टेलीकॉम में ऐसे होना चाहिए, तो भाई आप टेलीकॉम का देख लो, केंद्र सरकार की जितने हेल्प चाहिए आप लोग, जितना आपको ब्यूरोक्रेसी का हेल्प चाहिए, इसका डेटा चाहिए, पैसे रिसर्च करो और एक प्लान बना के अगला मीटिंग में आप ले। कुछ चीफ मिनिस्टर कहेगा एजुकेशन में ऐसे, तो लो भाई तुम एजुकेशन में हेड करो। बताया ना कि जो 7 साल चला है, ये जो चैप्टर एजुकेशन को करोगे उसके चेयरपर्सन अखिलेश यादव। तो ऐसा नहीं है, ये सब हम लोग राजनीतिक रैलियों में होता है राजनीति, उसको देख करके गवर्नेंस के या सरकारी चीजों के आइडिया डेवलप नहीं कर लेना चाहिए। हर समय लोग लड़ते फिरते रहते होंगे, तलवार लेके रहते होंगे पक्ष विपक्ष का जबकि आमने सामने ऐसा कुछ भी। तो आम आदमी के लिए टाइम पास करने का सब चीज है, उसके लिए ऐसा कुछ होता है। सभी को ऑप्शंस दिए जाते हैं और अभी थोड़ा सा ऐसा जरूर हो गया है कि विपक्षी दलों से शासित कम स्टेट्स दिखाई देते हैं। ये भी नेचर रहा है कंट्री का। एक टाइम में ऐसा नेहरू जी के टाइम में होता था, फिर धीरे धीरे में भी ठीक भी होता है, बैलेंस भी इसमें होता है। लेकिन ये एक अच्छा सिस्टम, इससे फेडरल सिस्टम मजबूत होता है ना। कमी क्या है नीचे
नकारात्मक पक्ष, पहला संघ से राज्यों को स्वैच्छिक सहायता अनुदान देने के अधिकार, स्वैच्छिक सहायता अनुदान देने के अधिकार नीति आयोग से लेकर वित्त मंत्रालय को देना संघात्मक भावना के अनुरूप नहीं, संघात्मक भावना के अनुरूप नहीं, है ना। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संकल्पना को प्रस्तुत किया है, जिसमें विकास की प्रक्रिया में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संकल्पना को प्रस्तुत किया है, जिसमें विकास की प्रक्रिया को संचालित करने में संघ और राज्य की समान भूमिकाओं पर बल दिया गया। संघ और राज्य की समान भूमिकाओं पर बल दिया गया, किंतु जब राज्यों के पास धन का अभाव होगा और वित्त के वितरण में राज्यों की भागीदारी नहीं होगी, तो पूर्णतः सहकारी संघवाद के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः इसके लिए राजकोषीय संघवाद, फिस्कल फेडरलिज्म, राजकोषीय संघवाद पर बल देते हुए सहायता अनुदान में राज्यों को मतदान के अधिकार होने चाहिए, ठीक है सर। अब है कि लोग रहते कहाँ हैं, पैसा किसका है, लोगों का। तो लोग जहाँ हैं उनके प्रतिनिधियों को पैसे का यूज क्या होगा विकास में, इसका फैसला करने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं। तो आपने मुख्यमंत्री को बुलाया, डिसीजन मुख्यमंत्री ने ले लिया, वो आपने मान लिया, लेकिन जब फंड ही नहीं दोगे, आप फंड दोगे क्या, केंद्रीय आधार पर। अब मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं तो उनको दो जगह जाना पड़ता है, पहले वो एक ही जगह जाते थे, पहले वो प्रधानमंत्री के पास जाते थे, वित्त मंत्री के पास भी, और एक जगह जाओगे तो सब हाँ बोल दिया जाएगा। वित्त मंत्री के पास जाओगे तो इतना बड़ा लिस्ट रहेगा कि ये सुधार करिए, ये फिस्कल डेफिसिट आपका ज्यादा है, ये सुधार करो, पैसा हम देते हैं, वो ना सुधार होगा ना पैसा मिलेगा। बात तो वही होगी ना, जैसे पहले थे वही हो गए, लेकिन थोड़ा सा तो ठीक हो। तो जो भी नीति आयोग में जो स्ट्रक्चरल चेंज आप देखते हैं वो क्या है, इट्स अ फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन, ये कल्मिनेशन नहीं है, चरम नहीं है। अब देखिए कुछ बच्चे जो डेप्थ में नहीं पढ़ते वो बड़ा भावुक हो गए होंगे और वो कुछ भी लिखेंगे, प्रश्न देखें। अब आप इस प्रश्न को देखिए, हाल के वर्षों में सहकारी परिसंघवाद मतलब संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संकल्पना पर अधिकाधिक बल दिया जाता रहा है, ठीक है। नीति आयोग की चर्चा कर दिया, ठीक है, ऐसा हो गया, मुख्यमंत्री आ गए, ऐसा हो। विद्यमान संरचना में असुविधाओं और सहकारी परिसंघवाद किस सीमा तक, ये ध्यान रखें, किस सीमा तक इन असुविधाओं का हल निकाल लेगा। मतलब पहले जो असुविधा होती थी मतलब पैसा नहीं मिलता था, कितना हल निकाल ले। तो पहले आप देखिए कि कितना स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम था, अब ठीक भी किया। तो आज जब बच्चे जो सिर्फ इसको पॉलिटिकल नजर से देखेंगे तो ये कहेंगे कि एकदम स्वर्ग मिले, मुख्यमंत्री आ गए नीति आयोग में और चीजें अच्छी होंगी। नहीं, 100% अच्छी नहीं हुई, एक कदम आगे बढ़े। अभी हम मीलों चले हैं, मीलों चलना बाकी है। तो इसी से सब कुछ नहीं हो जाएगा। अगर सच में ऐसा करने की जरूरत है तो ये करना। अब जैसे इस बार 15 अगस्त में प्रधानमंत्री जी ने एक नया शब्द दे दिया, क्या दे दिया अभी, एक शब्द तो यहाँ था, यही लिख देते हैं, जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में तो क्वेश्चन आया था। अब यहाँ बीच में एक शब्द डाल दीजिए, कॉम्पिटिटिव। अब इस पर आ जाएगा कि अब जो है क्या है, हम कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पे हमें बल देना चाहिए। ये क्या है, इसमें है उन्होंने कहा भी कि राज्यों में कंपटीशन होना चाहिए आपस में, ठीक है, कि हम विकास में आगे निकल जाए, हम निकल जाए। जैसे कोई टारगेट है रोड बनाने का या हेल्थ सेंटर बनाने का, तो उससे ज़्यादा हम बना लिए पहले, 1 किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल उनसे ज़्यादा बना लिए, ऐसा कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। पैसा नहीं पड़ता, पैसा तो है केंद्र में, पैसा है नहीं। पूर्वी कंधार के पास पैसा का अभाव, उत्तर पूर्वी राज्य और पूर्वी राज्यों में धन का अभाव है।
और जो डिसीजन आप ले रहे हैं वहां पर पॉलिसी बनाने में राज्यों की भागीदारी तो है, पैसा देने में भी सिर्फ चीफ मिनिस्टर से वोटिंग करवा दीजिए ना कि एजुकेशन में इतना स्टेट्स में जाएगा, है ना, इसमें इतना होगा, तय करा लीजिए, वही तय कर लीजिए, उन्हीं का पैसा है, लोग राज्यों में रहते हैं, टैक्स का कलेक्शन अल्टीमेटली लोगों के लिए खर्च होना चाहिए, उसी का प्रतिनिधि बैठा हुआ है सामने, तो कितना गजब का अच्छा हो जाता। और हम किस सीमा तक नहीं, इसमें क्वेश्चन फिर बदल के आएगा, क्वेश्चन ये आता अगर हम पहले जैसा रहने देते, अब तो आपको गवर्नेंस का समझ होने लगा कि हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते तो हैं लेकिन तो गड़बड़ करके बनाते, जैसे एनसीपीसी आपने देखा बना रहे थे लेकिन तो गड़बड़ करके ला रहे, अब इसमें सुधार तो किया, एक अच्छा चीज था उसको रहने देते वहीं पे, वो क्या था, फंड्स देने के लिए, स्टेट्स अपने अपने बात कहते हैं, उनकी वोटिंग राइट होगी, इधर ज्यादा झुकाव होता है, डिसीजन होता रहता पैसा, इससे अच्छा टीम इंडिया क्या हो सकता है, लेकिन वो हुआ नहीं। तो ऐसे प्रश्नों में हमें ये लिखना चाहिए कि ये 100% तो नहीं हो पा रहा है ये स्ट्रक्चरल चेंज करने से, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ है, एकदम से ऐसा नहीं। अब देखो कितने नंबर का होगा, ये 2 नंबर का है मान लो, और अगर ये 10 मार्क्स का है, बहुत बच्चे भावुक होकर लिखेंगे, बहुत अच्छा होगा, किस सीमा तक पूछा है ना, उनके हिसाब से उनको पढ़ के आंसर लगेगा अंतिम सीमा तक, एकदम गजब का हो, मुख्यमंत्री को दे दिया ये वो, वैसा लिखेंगे, उनके पास यही 4-5 फैक्ट्स है, आपके पास कितना है, और कितने अंडरस्टैंडिंग किस तरीके की है, ऐसा नहीं लिखना है, तो भावुकता नहीं आना, तर्क वितर्क, कुछ अच्छा है तो कुछ खराब भी है, तो एकदम ऐसे बच्चे जो सिर्फ कह देंगे कि हाँ बहुत फायदा हुआ, 3 नंबर है, 2 नंबर, उनको लगेगा कि हमें भी वो हुआ, ऐसे ही 2 डिजिट वाले होते हैं। मैं क्यों बोलता हूँ कि उस बेसिस पे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल सिस्टम के बेसिस पे 5 नहीं हो पाए, लेकिन इसमें अगर 10 में 8 लाना है ना, तो हमें कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग डिटेल से पूरी करनी पड़ेगी, अच्छा कंपैरिजन लेना पड़ेगा, बढ़िया लिखना होगा, डायग्राम बनाना होगा, तब हो, बस 5 मिनट रुक जाओ ना, छूट जाएगा, अच्छा नहीं, एक पॉइंट ऑर्डर लिखो भाई। नेक्स्ट, इसी में आज की तारीख में इसी में नकारात्मक, आज की तारीख में कॉपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद, है ना, कॉपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात की जा रही है, किसमें राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विकास की प्रक्रिया में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करें और अपने टारगेट और लक्ष्य को समय से पहले प्राप्त करें। ऐसा तब तक नहीं हो सकता है, पुलिस स्टॉप के बाद, ऐसा तब तक नहीं हो सकता है जब तक राज्यों को अनुदान के बंटवारे में भागीदारिता करने के अवसर नहीं दिए जाए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लिख लीजिए, बस नहीं लिखना है, लिख दीजिए, बस 1 मिनट का है। अभी तो क्वेश्चन मुझे बहुत लिखवाना था, लेकिन आपकी हालत को देख के कल लिखो। आज जो पढ़े हैं इसमें से मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं जो कि फ्यूचर में आएंगे, तो आ गया, लेकिन इसको भी लिखो पहले। हाल के वर्षों में, 1-2 मिनट रुकेंगे तो भी सब लिखो। हाल के वर्षों में सहकारी परिसंघवाद की संकल्पना पर अधिकाधिक बल दिया गया है। हाल के वर्षों में सहकारी परिसंघवाद की संकल्पना पर अधिकाधिक बल दिया जाता रहा। विद्यमान संरचना में असुविधाओं और सहकारी परिसंघवाद किस सीमा तक इन असुविधाओं का हल निकाल देगा, इस पर प्रकाश डालें। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम लोग, इसमें मल्टीपल बातें हो सकती हैं, हमने कहा ना, इधर फाइनेंस कमीशन में जा सकते हैं, बाकी जा सकते हैं, लेकिन आप इसको इसके नीति आयोग के कंसर्न में ही लिखिए। ठीक है, पहले ये बताइए कि हमने ये जो क्यों अपनाया, क्या असुविधाएं थी, डायग्राम बना ली, प्लानिंग में कितना हम टेंशन ले रहे थे, उसके जगह पे ये आ गया। ठीक है, और उसके बाद जो हमने सिस्टम बनाया उससे 100% तो नहीं हुआ है फेडरलिज्म, लेकिन हो सकता है। अभी 5-6 क्वेश्चन मुझे लिखवाना था, कल लिखवाएंगे। चलो आते ही कल